चलिए बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड देख रहे थे, जिसमें हमने देखा कि आयनिक कंपाउंड जो होता है वो सॉलिड होता है, क्रिस्टल सॉलिड होता है, हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है ना। आयनिक रिएक्शन शो करते हैं जो कि फास्ट होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात किया था कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है कोवैलेंट कंपाउंड से। लेकिन हमने यहाँ पर देखा था कि कुछ कोवैलेंट सॉलिड ऐसे होते हैं, कौन कौन से बेटा? डायमंड हो गया, ठीक है, सिलिका हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, या बोरोन कार्बाइड हो गया। ये कुछ कोवैलेंट सॉलिड ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट किसी भी आयनिक कंपाउंड से ज्यादा होता है। रीजन क्या है? रीजन क्या है बच्चों? नेटवर्क स्ट्रक्चर। हाँ, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल लार्ज नेटवर्क स्ट्रक्चर या लार्जेस्ट नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें दो एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। मुश्किल बोल सकते हैं, या हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है जिसको तोड़ने के लिए। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, ठीक है। लार्जेस्ट 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे, जायंट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हमने बेटा इसके कुछ हमने क्वेश्चन देखे थे कि मेल्टिंग पॉइंट हम कैसे देखेंगे, किसी आयनिक कंपाउंड के बीच में कैसे देखेंगे, आयनिक या कोवैलेंट के बीच में कैसे देखा जाएगा। हमने देखा था कि कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में भी हम बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कैसे चेक करते हैं, है ना। और फिर हमने कुछ ट्रेंड भी देखा था बेटा, अमोनिया ग्रुप में नाइट्रोजन जो है अमोनिया ग्रुप हो गया, वाटर वाला ग्रुप हो गया, या HF जो ग्रुप है HF HCl HBr HI, इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का हमने ऑर्डर देखा था, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर हमने कंडक्टिविटी भी देखी थी कि कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम कैसे देखेंगे बेटा। तो जो आयनिक जो सॉलिड होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं कब? जब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेकिन एक्वस मीडियम में जैसे इसको वाटर में डाल देता है, ये आयंस जनरेट करते हैं, और आयंस जनरेट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये शो करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे चलिए, तो बेटा एक नॉर्मल आप लोगों को क्वेश्चन पूछता हूँ जो आप लोग को मालूम होगा। बेटा कार्बन की 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक होता है डायमंड और एक क्या होता है डायमंड, और एक होता है ग्रेफाइट। तो आप लोग इसमें जानते हैं कि डायमंड जो होता है बेटा, ये sp, इसमें जो कार्बन होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं। अरे ये सो sp3, ये यहाँ पे ये कार्बन लाइक ऐसा इस तरीके से ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, मतलब यहाँ पर जो कार्बन होता है बेटा वो sp3 कार्बन प्रेजेंट होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या पुअर कंडक्टर होता है, ये नॉन कंडक्टर है, ये नॉन कंडक्टिंग इन नेचर है, नॉन कंडक्टिंग। लेकिन बेटा इसी का कार्बन का नॉन कंडक्टिंग, कार्बन एक और इलेक्ट्रॉन होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो होता है बेटा उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, जिसमें जो कार्बन होते हैं ना, जो कार्बन होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? अरे कार्बन इसमें कैसे होते हैं बेटा? यहाँ पर जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, इसका मतलब इसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कार्बन जो होता है वो sp2 कार्बन होता है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से जो ग्रेफाइट होता है बेटा वो कंडक्टिंग होता है। वो क्या होता है? कंडक्टिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का ये डायमंड जो होता है ये नॉन कंडक्टिंग है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है बेटा वो कंडक्टिंग है। क्यों? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा, अब तो ये तो हो गई आयनिक कंपाउंड की बात कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, हमने अभी पहले देखा कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, है ना, वो पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन इन एक्वस सॉल्यूशन वो क्या होते हैं? कंडक्टिंग इन नेचर है। बेटा कोवैलेंट कंपाउंड, बेटा मुझे नॉर्मल बात बताओ, आयनिक कंपाउंड तो जब एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो वो कंडक्टिंग है। क्या कोवैलेंट कंपाउंड कंडक्टिंग होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है बेटा? नॉन कंडक्टिंग होता है। नॉन कंडक्टिंग कोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो नॉन कंडक्टिंग इन नेचर होते हैं, लेकिन ठीक है ना, देखो साथ साथ में बेटा कोवैलेंट के बारे में भी बताने चल रहा हूँ ना। जो कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है ना, कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं ये बेटा चाहे एक्वस मीडियम में रहे चाहे जैसे भी नॉन कंडक्टिंग होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा? नॉन कंडक्टिंग। लेकिन बट अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बट कुछ बेटा कुछ कंपाउंड की बात करते हैं जो कंडक्टिविटी शो करते हैं, जैसे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल PCl का स्टैंडर्ड बेटा PCl5 जो होता है ना, ये एक कोवैलेंट बेटा लिक्विड, PCl5 सॉलिड भी होता है बेटा,
और लिक्विड भी होता है। अभी हम लोग लिक्विड की बात करते हैं। PCl5, PCl5 एक कोवैलेंट लिक्विड होता है, लेकिन इसको जब हम लोग एक्वस वाटर में मिलाते हैं तो ये कंडक्टिंग नेचर शो करता है। कैसे देखते हैं? सबसे पहले लिखेंगे बेटा, मैं जो बोलते हैं लिखेंगे, P स्टार मार्कर बेटा, ये क्वेश्चन बनता है PCl5 is a covalent liquid। ठीक बेटा, कोवैलेंट, ये क्या है? कोवैलेंट लिक्विड है। कोवैलेंट लिक्विड है, इसका मतलब क्या बेटा? इसको क्या होना चाहिए? नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, बट इट इज अ गुड कंडक्टर, इन एक्वा सॉल्यूशन। बट इट इज क्या बेटा? गुड कंडक्टर, पर फिर भी ये गुड कंडक्टर है इन एक्वस सॉल्यूशन, because it produces अब बेटा fill in the blanks, ठीक है ना? यहाँ पर मैं स्पेस छोड़ देता हूँ। इट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है हम लोग देखते हैं। इट प्रोड्यूसेस, ठीक है, चलो क्या प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ना। देखिए बात करते हैं PCl5 की, बात करते हैं किसकी बेटा? PCl5। तो PCl5 जो है इसमें हम लोग मिला देते हैं बेटा वाटर। PCl5 इसमें मिला देते हैं हम लोग वाटर। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताया, हमने पढ़ा था इसके बारे में बेटा, थोड़ा सा जिक्र किया था आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। मुझे बताया जाए PCl5 से जब वाटर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। पहले क्या बनाएगा बेटा? फिर इसका मैं एग्जैक्ट इक्वेशन लिखूंगा ना। अच्छा ये इक्वेशन है, यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, PCl5 जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, वो किसमें टूट जाता है? PCl3 + Cl2। अरे यस और नो? तो PCl5 को मैं PCl3 और .Cl2 ऐसे लिख दूं बेटा, चलेगा? PCl3 जो होता है वो sp3 डीहाइब्रिडाइज होता है बेटा। sp3 डीहाइब्रिडाइज होता है, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, ठीक है ना? और ये 4 और ये 5। तो बेटा ये जो बॉन्ड होते हैं ना, इनका बॉन्ड लिंक ज्यादा होता है, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि ये जल्दी से टूट जाते हैं। तो PCl3 + Cl2 में टूट जाता है। PCl3 + Cl2 में, तो PCl5 को मैंने कुछ ऐसा लिखा है PCl3.Cl2। जब हमने इसको वाटर में डालते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? ये दो Cl और ये 2 हाइड्रोजन, ये निकल जाता है 2HCl। कितना निकल गया बेटा? क्या निकल गया? तरीका बता रहा हूँ ना बड़े प्यार से। 2HCl, 2 मोल HCl बाहर निकल गया, और बचा क्या बेटा? POCl3, ठीक है ना? POC, समझ में आया क्या बना? सबसे पहले POCl3 + 2HCl। अरे समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है ना? देखो इक्वेशन आपको मतलब यहाँ याद करना सिखा रहा हूँ कि क्या बनता है। तो मतलब यहाँ पर 2HCl मिल गया, और साथ में मिल गया बेटा POCl3। अच्छा, इसी POCl3 को अगेन बेटा, अभी भी वाटर प्रेजेंट है, अगेन ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। इसको मैं अलग से लिखता हूँ POCl3, POCl3। अगेन बेटा इसको वाटर के साथ, वाटर ले लो, कितने मोल? 3 मोल ले लेना, 3 मोल वाटर, 3H2O, HOH, HOH, HOH। अब आगे देखना क्या होगा ना। तो यहाँ से बेटा ये एक H एक Cl, ऐसे यहाँ से निकलेगा, वैसे ही एक HCl यहाँ से, वैसे एक HCl यहाँ से, मतलब 3 मोल HCl यहाँ से निकल जाएगा बेटा। मतलब ये निकल गया 3HCl, अगेन निकल गया, ठीक है। और बचा क्या? उसके बाद बचा क्या बेटा? H3, 1 2 3, H3PO4। तो ये बन गया H3PO4। मतलब फाइनली बेटा जब PCl5 को हमने वाटर में डाला तो हमको क्या मिला? एक मिला H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, और साथ में मिला बेटा, ये तो बेटा इसका अगेन हाइड्रोलाइसिस हो चुका था, ठीक। और साथ में मिला 2HCl + 3HCl। कितना हो गया? 3 और 2 5 HCl। मतलब हमको जब हमने PCl5 एक कोवैलेंट लिक्विड है, ठीक है ना, जिसको हमने जब वाटर में डाला हमको क्या मिला? H3PO4 + 5HCl। H3PO4, ठीक है, वाटर में क्या जनरेट करेगा बेटा? आयन जनरेट करेगा 3H++ कितना? PO4-3। अरे यस और नो? H3PO4 क्या किया? आयन जनरेट किया, साथ में HCl भी मिला, तो HCl भी जनरेट करेगा बेटा। क्या जनरेट करेगा वाटर में? H3O+ + Cl-। मतलब देखो कि PCl5 जो लिक्विड है, PCl5 लिक्विड है, ठीक है ना बेटा, ये कोवैलेंट लिक्विड है। ये जो है बेटा ये नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, चाहे वाटर में भी डाल दो तब भी नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, क्योंकि ये कोवैलेंट है। बट फिर भी जब इसको हम लोग वाटर में डालते हैं तो ये कंडक्टिंग इन नेचर है, मतलब कंडक्टिविटी शो करता है। क्यों? क्योंकि ये एक्वा सॉल्यूशन में HCl एंड H3PO4 देता है, ठीक है ना। और ये H3PO4 और HCl जो बेटा ये आयंस
जनरेट करते हैं और आयंस जनरेट करने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है बेटा, गुड कंडक्टर होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है ना? तो लिखेंगे बेटा, तो ये बात है। तो एक काम की बात ये है भैया ना, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि PCl5 को हमने वाटर में डाला तो ये क्या जनरेट करता है बेटा, तो फास्फोरिक एसिड H3PO4 + 5HCl। वो कैसे किया, ये आपका तरीका हो गया बेटा। PCl3 पहले, सॉरी PCl5 पहले क्या बनाएगा बेटा, 2 Cl और वाटर के 2 H2 के साथ मिलके 2 HCl अलग निकल जाएगा। इसको इधर लिख लेता हूं, 2 HCl ये निकल गया बेटा। साथ में जो बचा है वो POCl3, अगेन POCl3 वाटर के 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, H3PO4 बनाएगा, साथ में 3 मोल ले से फाइनली आपको मिल जाएगा बेटा H3PO4 + 3HCl। समझ पा रहे हैं क्या? समझ पा रहे हैं बेटा? यस ये ठीक है। तो इस तरीके से तो आप कर सकते हैं। ये और ये इधर कैंसिल हो गए बेटा, PCl5 वाटर के साथ रिएक्ट करके H3PO4 + 5HCl बनाता है। ठीक है बच्चों? यस सर। तो यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर क्या लिखा, good conductor in aqueous solution because it produces HCl, because it produces HCl and H3PO। बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, it produces HCl and H3PO4 in water that generate ions। तो कौन सा जनरेट करते बेटा, H3PO4 ये जनरेट करेगा, HCl ये जनरेट करेगा। बातें समझ में आ रही है क्या? यस सर। चलिए, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चों? चलिए सर, एसिड्स आर कोवालेंट होता है ना, तो ये H3PO4 कोवालेंट हो गया, तो कोवालेंट तो कंडक्टिविटी शो नहीं करते। बेटा देखो, ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड जो वाटर में आयंस जनरेट करते हैं ना, जो वाटर में आयंस जनरेट करते हैं वो कंडक्टिंग इन नेचर होंगे। ये ध्यान में रखना। नॉर्मल बेटा, नॉर्मल हम लोग बात करते हैं कि आयनिक कंपाउंड अगर हमने वाटर में डाल दिया, ठीक है ना, तो कंडक्टिंग इन नेचर होगा आयनिक कंपाउंड। लेकिन कोवैलेंट जो होता है वो नॉन कंडक्टिंग है। लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड जो वाटर में आयंस जनरेट करते हैं, जैसे जितनी भी एसिड है बेटा, मैंने पहले बताया था कि जितनी भी एसिड है वो सबके सब कोवैलेंट है। बट इन एक्वस मीडियम, मैंने पहले बताया था आयनिक कंपाउंड में, ठीक है ना, बट इन एक्वस मीडियम या वाटर डालोगे तो ये क्या जनरेट करेगा, आयंस जनरेट करेगा। तो सारे के सारे एसिड वाटर में आयंस जनरेट करते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो वैसे ही कोई कंपाउंड की मैंने बात, अब एसिड के अलावा कोई दूसरे कंपाउंड के बारे में बात करूं कि ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड जो वाटर में अगेन बेटा आयंस जनरेट करते हैं किसी भी तरीके से। अब यहाँ पे ये वाटर में इसको जैसे हमने डाला तो बेटा ये एक एसिड बना लिया, ये भी एसिड है और एसिड बना लिया, और एसिड क्या जनरेट करेगा, अगेन बेटा आयंस जनरेट करेगा, तो ये फिर से गुड कंडक्टर होगा। SO3 की बात करें, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 क्या है बेटा, एक कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन वाटर में डाल दो, वाटर में डालोगे तो क्या बना लेगा बेटा, H2SO4। जैसे ही H2SO4 बना लिया, अब वो क्या आयंस जनरेट करेगा, 2H+ + सल्फेट -2। अरे यस और नो? जी सर। ठीक है ना बेटा? तो वो अगेन जो SO3 होगा एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बेटा, कंडक्टिंग इन नेचर हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखना, PCl5 के बारे में पूछा जाता है। ठीक है बेटा? जी सर। सबको समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, मैं ना आप लोगों को कुछ चीजें और बताऊंगा। आपके कुछ बेटा, जब हमने PCl5 के बारे में बात किया तो एक बार ऐसा बेटा, PF5, PCl5, PBr5, PI5। बेटा PF5 जो है ना बेटा, ये हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है, ये हमेशा लिक्विड कोवैलेंट है, ये हमेशा लिक्विड कोवैलेंट होता है ना, लिक्विड कोवैलेंट। लेकिन PCl5 बेटा ये लिक्विड भी होता है और सॉलिड फॉर्म में भी पाया जाता है। लिक्विड भी होता है बेटा एंड सॉलिड, लिक्विड एंड, ये भी लिक्विड एंड सॉलिड, ये भी लिक्विड एंड सॉलिड। तो चलो, तो मैं अभी तो हमने बात की बेटा PCl5, हमने भी बात की PCl5 इसमें लिक्विड स्टेट में, तो थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज। बेटा PCl5 सॉलिड भी होता है, PCl5 सॉलिड। तो PCl5 सॉलिड कंटेन, PCl5 सॉलिड कंटेन, पूछा जाता है कि PCl5 जो सॉलिड है, ठीक है ना, वो क्या कंटेन करता है, समझ पा रहे हैं? तो बेटा PCl5 कंटेन PCl4 प्लस PCl6 माइनस PCl4। बेटा नहीं लिखा है क्या, PCl4 प्लस जो होता है PCl5 जो है ये कंटेन करता है PCl4 प्लस, ठीक है ना, PCl4
प्लस PCl6 माइनस। ठीक है, इसको आप लोग प्लीज ध्यान रखिए। ये कैसे हुआ सर? हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा आप लोग को ये कैसे हुआ। ठीक है, सुनिए बेटा, देखो जैसे PCl5 है ना, PCl5 जो है ये, इसमें जो देखो, इसको ध्यान से समझना पहले ना, इधर बिठा दो, इधर बिठा दो बेटा। जैसे PCl5 है, PCl5 बेटा 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl, ठीक है ना। तो यहाँ पे और एक PCl5 बेटा, वैसे ही एक और PCl5 है, 1 2 3 4 5। तो क्या होता है बेटा, PCl से ना, PCl5 से एक Cl माइनस बाहर निकल जाता है और इसी Cl माइनस को दूसरा PCl5, बेटा मैंने आप लोगों को बताया ना कि PCl5 एग्जिस्ट करता है, PCl6 माइनस भी एग्जिस्ट करता है, बताया था बेटा। याद आ रहा नहीं आ रहा? जब हमने ऑक्टेट रूल पढ़ रहे थे ना, तो वहां पर मैंने बताया था ना इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज में, ठीक है, PCl6 माइनस एग्जिस्ट करता है। नहीं सर, आप ये बोले थे कि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन PCl5 एग्जिस्ट करता है, ऐसा क्यों? हाँ, वहां पे मैं वो भी बताया था, NCl5 does not exist but PCl5 से exist करता है, बताया था। और याद करो ना कि फास्फोरस से मैंने बताया था बेटा 3H2 3P3, ठीक है ना, कुछ ऐसा 1 2 3 4 5, ये 3H2 1 2 3, ठीक है ना बेटा। ये ऐसा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइड देखो अभी जब ये ग्राउंड स्टेट में था, यहाँ पे PCl3 बना। फास्फोरस जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा, ये कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरी है ना, हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो ये सब कुछ और समझ में आएगा। तो अभी मैं बता दूं, जब बेटा ये फास्फोरस का ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और अनपेड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 क्लोरीन के साथ मिलकर, 3 क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके साथ मिलकर बना PCl3 बना लिया। यस सर। तो PCl3 एग्जिस्ट करता है बेटा। हाँ सर। फास्फोरस का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, फास्फोरस का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर चला गया डी में बेटा, डी खाली था। यस सर। तो डी जैसे खाली हो बेटा, अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए फास्फोरस बस, कितने हो गए? 4 5 बेटा, एक इधर चला गया तो ये भी अनपेड हो गया ना, 5 है। 3 और 2 5। तो बेटा एक क्लोरीन, ये एक यहाँ पे एक और क्लोरीन है, यहाँ पे एक और क्लोरीन बेटा, ये इसके साथ बनाएंगे कैसे? तो PCl5 एग्जिस्ट किया। तो PCl5 एग्जिस्ट क्यों किया? क्योंकि इसके पास खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट था। हाँ है ना, यही कहानी नाइट्रोजन के पास नहीं होती। नाइट्रोजन के पास बेटा खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट, 2d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ चलो, तो PCl3 एग्जिस्ट करता है, PCl5 भी एग्जिस्ट करता है। फिर मैंने बताया था बेटा कि अब अगर इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो यहाँ पर बेटा जो Cl माइनस जो Cl माइनस है वो अपना इलेक्ट्रॉन पर इसके ऑर्बिटल में डोनेट करके इसकी कोवैलेंसी को इंक्रीज कर सकता है। याद आ रहा है क्या? यस सर। बेटा सिजविक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी मैंने बताया था। जी सर। ये अपने इलेक्ट्रॉन के फास्फोरस के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करके अपनी कोवैलेंसी इंक्रीज कर दिया, और मैंने बताया था कि 6 तक ही कर पाता है। हाँ सर। हाँ, कुछ लिमिट होता है। इस तरीके से Cl माइनस ने अपने इलेक्ट्रॉन PCl5 को दिया, तो PCl6 माइनस बनता है कि नहीं बनता है? बनता है सर। PCl6 माइनस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? करेगा सर। समझ पा रहे हो क्या बेटा? तो ये कहानी है। तो PCl6 माइनस एग्जिस्ट करता है बेटा, धीरे धीरे सब याद होगा ना। प्लीज मेरे पे भरोसा रखें, मैं इसको ना बेटा फिर से आप लोगों को ना, जब हम लोग खत्म करेंगे ना, आप लोगों को फिर से एक बार आज इसी क्लास में, मतलब केमिकल बॉन्डिंग खत्म होगा ना, एक बार फिर से क्या क्या पढ़ा मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगा। तो डोंट वरी, भूलेंगे नहीं हम लोग, मैं भूलने नहीं दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। कौन एग्जिस्ट करता है कौन एग्जिस्ट नहीं करता, स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन बेटा वो मैं अगेन आप लोग को रिवाइज कराऊंगा। तो सुनिए मेरी बात। तो बेटा ये PCl5 है, तो PCl5 में से जब क्या होता है बेटा, एक Cl माइनस बाहर निकल जाता है। जब एक Cl माइनस बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा? PCl4 प्लस। यस और नो? यस सर। और ये Cl माइनस दूसरा जो मोल है बेटा PCl5 पे, ये एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या बन जाता है? PCl6 माइनस। यस और नो?
जी ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है बेटा, एक पॉजिटिव बन जाता है, एक केटायन बन जाता है, एक एनायन, और केटायन और एनायन बनने की वजह से बेटा इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है बेटा। मतलब इनके बीच में, दोनों पार्टिकल के बीच में, दोनों चार्ज पार्टिकल है, केटायन और एनायन है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग फोर्स है, बाइंडिंग फोर्स, जो बाइंडिंग फोर्स है अब वो बढ़ गया है, और बाइंडिंग फोर्स बढ़ने की वजह से जो PCl5 बेटा अब लिक्विड से किसमें आ गया है, सॉलिड में। बात समझ पा रहे हैं क्या बेटा? तो PCl5 समझ पा रहे हैं क्या बेटा? PCl5 एक आयनिक सॉलिड है। PCl5 सॉलिड जो है ना, PCl5 सॉलिड, ये एक आयनिक सॉलिड है दैट कंटेन क्या कंटेन करता है बेटा? PCl4+ और PCl6-। हाँ, तो PCl6-। आप बस तो बेटा अलग से प्लीज, मैं फिर से लिखाना चाह रहा हूँ इसको, अलग से अगेन लिखेंगे कि PCl5 सॉलिड कंटेन, PCl5 सॉलिड बेटा, PCl5 सॉलिड कंटेन क्या? PCl4 प्लस क्या बेटा? PCl6 माइनस। तो बेटा देखो एक बात मुझे बताया जाए, PCl4 प्लस होता है, अभी लिख लेंगे बेटा, चलो बाद में बताएंगे। PCl4 प्लस का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्रा होता है। ये हम लोग जब मैं आप लोगों को हाइब्रिडेशन पढ़ाऊंगा ना डिटेल में, तब आप लोगों को मालूम होगा इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल। जबकि PCl6 माइनस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो अभी लिख लेंगे। तो PCl5 में दो टाइप की आयंस होते हैं, ठीक है ना, जिसमें एक जो होता है टेट्राहेड्रल शेप में होता है, दूसरा जो होता है बेटा वो ऑक्टाहेड्रल में। इसको अभी लिख लेंगे, ये बाद में बेटा आप लोगों को मैं क्वेश्चन पूछूंगा जब मैं हाइब्रिडेशन आपसे पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो PCl5 सॉलिड की बात होगी बेटा। मुझे एक बात बताया जाए, कि जो बात PCl5 की क्या वही बात PBr5 की भी क्या बेटा? PBr5 सॉलिड भी ये भी एग्जिस्ट करता है। PBr5 सॉलिड कंटेन मुझे बताओ PBr5 सॉलिड कंटेन क्या? PBr4 प्लस और PBr6 माइनस। अरे क्या सही है क्या? हाँ सही शायद नहीं है। अरे सही नहीं बेटा, प्लीज ध्यान रखना, साइड में लिखते चलना, ठीक है क्या? PCl6 माइनस एग्जिस्ट करता है और PBr6 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता। कौन बताएगा इसका रीजन? साइज बड़ी है इसलिए। हाँ साफ बात बेटा, साइज ऑफ ब्रोमीन एटम, बेटा ब्रोमीन एटम की साइज बड़ी होती है जो फास्फोरस के चारों तरफ क्या बेटा अरेंज नहीं हो पाते। 6 बड़े साइज के जो ब्रोमीन एटम होते हैं बेटा एक फास्फोरस के चारों तरफ अरेंज नहीं हो पाते, इसलिए PBr6 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता। अरे क्लियर है क्या? तो क्या कहानी है? तो सब PBr5 सॉलिड कंटेन बेटा, प्लीज रॉन्ग इंपॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? तो PBr5 सॉलिड कंटेन PBr4 प्लस क्या बेटा? प्लस Br माइनस। समझ पा रहे हो क्या बेटा? एक Br निकल जाएगा तो Br माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, तो एक PBr4 प्लस है, दूसरा Br माइनस है। तो प्लीज ध्यान रखेंगे, जो बात PCl5 सॉलिड की क्या वही बात PBr5 सॉलिड की क्या? अरे जो बात इसकी क्या वही बात इसकी? वही बात इसकी नहीं। PCl5 solid contain PCl4 plus Cl6 minus, but PBr5 solid contain PBr4 plus and Br minus। अरे यस और नो, बात समझ में आ रही बेटा? और ऐसे जैसा जो PBr5 की बात है वही Pi5 की भी बात है बेटा। Pi5 भी सॉलिड स्टेट में रहता है बेटा, और Pi5 जो सॉलिड होता है ये भी, जो बात PBr5 की वही बात Pi5 की क्या? Pi4 क्या बेटा? प्लस क्या? I माइनस। बेटा प्लस बीच में नहीं भी लिखोगे चलेगा ना, Pi4 प्लस एंड I माइनस, ऐसा एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और माइनस। अरे समझ पा रहे हो क्या? जी सर। ठीक है ना? तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है PCl5 क्या कंटेन करता है, PBr5 क्या कंटेन करता है, ठीक है? जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है? बेटा PBr एक बार फिर से PCl6 माइनस एग्जिस्ट करता है पर PBr6 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ, बेटा लिख लेंगे भैया ना, PBr6 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ ब्रोमीन एटम देयर इज स्टेरिक हिंड्रेंस। अरे समझ पा रहे हो क्या? अरे बोलो हाँ या ना? PBr6 माइनस
does not exist, does not का बेटा exist. Why? क्वेश्चन में बेटा लिख लेना क्या, ड्यू टू क्या, ड्यू टू large size of bromine atom, ठीक है ना, there is steric hindrance. एक लाइन में खत्म हो गया, या फिर बोल सकते हो बेटा कि 6 ब्रोमीन एटम कैन नॉट अरेंज इन स्मॉल मतलब उसके सामने फास्फोरस तो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो 6 ब्रोमीन एटम एक फास्फोरस के चारों तरफ अरेंज नहीं हो सकते, मतलब वहां पर क्या होगा बेटा, स्टेरिक, देयर इज स्टेरिक हिंड्रेंस। अरे हाँ ना बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है क्या, पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है? यस सर। चलिए तो अगेन बेटा तो जितने भी ये जो सॉलिड है बेटा, PbR5 है, ठीक है ना, PCl5 जो सॉलिड है बेटा, ये आयन कंटेन करते हैं, मतलब ये भी अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग जब इसको डाल देंगे बेटा तो ये आयन जनरेट करेंगे, क्योंकि उनके पास आयन है और ये भी कंडक्टिंग इन नेचर होंगे। बात समझ पा रहे हो क्या? ठीक है ना? तो ध्यान में रखना, जो कहानी PCl5 का होगा, PCl5 सॉलिड जो होता है बेटा वो कंडक्टिंग इन नेचर होता है, वैसे ही PbR5 या Pi5 ये भी होते हैं बेटा कंडक्टिंग इन नेचर। क्लियर है क्या? हाँ सर। चलिए तो ये अच्छा नेक्स्ट बेटा, और हम लोग कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो कंडक्टिविटी जो होता है, किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, किसकी कंडक्टिविटी कम, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। तो कंडक्टिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा नंबर ऑफ आयंस। जो जितने ज्यादा आयंस जनरेट करेगा, जो जितने ज्यादा आयंस जनरेट करेगा, कंडक्टिविटी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। अरे मेरी बात समझ, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा नंबर ऑफ आयन। अगर मैं पूछता हूं कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, क्वेश्चन है कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, H3PO4 की H2SO4 की, मुझे बताया जाए कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा, कंडक्टिव दोनों ही कंडक्टिंग है बेटा, एक्वस ना, एक्वस ठीक है ना, कंडक्टिविटी H3PO4 की, क्यों? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा, 3H+ देगा बेटा, PO4 की टोटल कितने आयन, 4 आयन, अरे 3 और 1 4, कितने आयन मिल गए बेटा यहाँ पर 4, अरे कितने आयन मिल गए 4। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये क्या देगा, 2H+ SO4-2, सल्फेट -2 होता है, तो यहाँ पर कितने आयन मिल गया भैया, 2 और 1 3, अरे 2 और 1 3, तो यहाँ पे मिल गया 3। नंबर ऑफ आयंस किसमें ज्यादा, नंबर ऑफ आयंस किसमें ज्यादा, H3PO4 में ज्यादा, और H3PO4 में अगर ज्यादा तो कंडक्टिविटी ज्यादा। अरे यस और नो, बातें समझ में आ रही है क्या? यस सर। चलो एक बार फिर से, बेटा आप लोगों ने 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के बाद वही पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये 12th का पार्ट है। तो बेटा उसमें आप लोग कोई कॉम्प्लेक्स में बताता हूँ, कॉम्प्लेक्स आपको ये मालूम होगा K4FeCN6, अरे ये कुछ याद है क्या, ऐसा कुछ पढ़ा था? याद है K4FeCN6। और एक और बेटा, कोई मैं नाम हम कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है ना बेटा, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी बस कितना ही, ये है K3FeCN6, K4FeCN6, K3FeCN6। अगर आपको बोल दिया है, ठीक है ना, कि इसमें किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है कंडक्टिविटी फर्स्ट वाले की। हाँ तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि आपको मालूम होगा, आपको इतना तो मालूम होगा कि लार्ज ब्रैकेट के जो अंदर होते हैं बेटा, इनका लार्ज ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं बेटा, नहीं होता। हाँ बेटा इसका आयनिजेशन नहीं होता। जब इसको आप लोग वाटर में डालोगे, जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में डालोगे तो क्या देगा, ये काउंटर आयन है बेटा, काउंटर आयन ही आयनिजेशन होता है, तो हमको मिल जाएगा 4K+, और प्लस हो जाएगा बेटा, जितना ये 4 यहाँ पर उतना -4। क्रिस क्रॉस जानते हैं आप लोग, अरे क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ाया था बेटा, हाँ सर, क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ाया, तो इसका जब हम लोग आयनिजेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये -4, यहाँ पर ये 1 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा K+1, अरे K+1, लेकिन कितने K 4 है, तो 4K+ हो जाएगा। हाँ। और ये लार्ज ब्रैकेट के बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 4 यहाँ पर चला जाएगा, ये -4, अरे हाँ ना बोलो यार, हाँ सर, ठीक है ना, ये K+1 और ये -4, तो पोटेंशियल कितने हैं 4, 4K+, और ये पूरा -4, जो इसको बैलेंस काउंटर आयन है ना, तो बेसिकली इसको बैलेंस करते हैं, ये -4 है तो 4 पोटेंशियल प्लस आ गया है। तो काम की बात, तो बेटा काम की बात ये हो जाएगा कि यहाँ पर क्या है, FeCN, ये 6 है। मुझे बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ आयन कितने मिल रहे हैं, इससे नंबर ऑफ आयन कितने मिल रहे हैं, 5, 4 ये और ये 1, 4 और 1 5, नंबर ऑफ आयन कितने बेटा
5 आयन, ठीक है ना। ये दे रहा है एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है ना बेटा। वाटर में एक्वा सॉल्यूशन में कितने बेटा 5 आयन। और अगर इसकी मैं बात करूं तो ये कितना देगा बेटा, ये कितना देगा, ये 3K प्लस FeCN6 माइनस कितना आएगा यहाँ माइनस 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा FeCN6 माइनस 3। बेटा लार्ज ब्रैकेट के अंदर जो भी होते हैं, जो भी एटम एलिमेंट होंगे बेटा, उनका आयोनाइजेशन नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। अच्छा मुझे बताया जाए इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने हैं टोटल? नंबर ऑफ आयंस कितने बेटा? 4। तो इसमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ आयन 4। बेटा हम पढ़ रहे यहाँ पूछ रहे हैं नंबर ऑफ आयन, मैं टाइप ऑफ आयन नहीं पूछ रहा हूँ ना, टाइप ऑफ आयन नहीं। टाइप ऑफ आयन कितने बेटा? इसमें भी 2, इसमें भी 2। टाइप ऑफ आयन 2 है, लेकिन नंबर ऑफ आयन कितने बेटा? 5। इसमें 5 और इसमें 4। नंबर ऑफ आयन जिसमें ज्यादा कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अरे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा एक और बेटा, एक और कंडक्टिविटी से क्वेश्चन जैसे आता है, कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा आयनिक मोबिलिटी, मतलब मोबिलिटी ऑफ आयन बोल सकते हो, आयनिक मोबिलिटी, या मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, मोबिलिटी ऑफ आयन। कि आयन जितना ज्यादा मोबाइल होगा, समझ पा रहे बेटा, आयन जितना ज्यादा मोबाइल होगा, कंडक्टिविटी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। अरे यस और नो? अरे समझ पा रहे बेटा? तो सुने, अब आयनिक मोबिलिटी हम लोग कैसे देखेंगे, तो आयनिक मोबिलिटी हम लोग कैसे देखेंगे बेटा, यहाँ पर अब सुनेगी ये जो बातें हैं ना, ये बातें जो है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको समझने के लिए अब हम लोग आते हैं किसमें, हाइड्रेशन एनर्जी में या हाइड्रेशन में। समझ पा रहे हो क्या? चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना, और तब हम लोग बात करेंगे हाइड्रेटेड रेडियस की, और उसके बारे में बात करेंगे कि कंडक्टिविटी से कैसे रिलेट करेगा। तो चलिए सबसे बेटा हेडिंग डालेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। भाई यहाँ पर बेटा, यहाँ पर बेटा एक छोटा सा लाइन और छोड़ देंगे। यहाँ पर आयनिक मोबिलिटी किस बात पे डिपेंड करेगा वो हम लोग नोट करेंगे, या फिर इसके आगे छोड़ देंगे बेटा, इसके आगे हम लोग छोड़ देंगे कि यहाँ पर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी, और आयनिक मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। तो जो व्हाट क्या है, क्या आएगा वो यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे। सबसे पढ़ते हैं बेटा, पहले हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी पूरे फुल फॉर्म लिखेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है बेटा। हाइड्रेशन एनर्जी से आप लोग क्या समझते हो? हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है बेटा, कौन बताएगा? Energy released when any ion becomes hydrated. हाँ साफ बात बेटा, एनर्जी रिलीज क्या बेटा, वह क्या, जब कुछ भी चीज हाइड्रेट हो, स्पेशली आयन के केस में होता है। साफ बात। जब किसी, देखो बेटा, कोई भी जो आइसोलेटेड गैसियस एटम है ना, ठीक है ना, सॉरी आयन बोल सकते हो आप लोग, क्या आइसोलेटेड गैसियस कोई भी आयन हो, चाहे वो केट आयन हो, चाहे वो एन आयन हो, ठीक है ना बेटा, जब उसको हम लोग वाटर में डालते हैं, ठीक है ना, हाइड्रेशन करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी। लिखना चाहे लिख सकते हैं बेटा, लिखना इट इज, लिखेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, आगे लिखेंगे बेटा इट इज द एनर्जी रिलीज्ड। बेटा प्लीज ध्यान रखना, हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी दोनों ही एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज्ड होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस से, ध्यान में रखना, लिखना इट इज द एनर्जी रिलीज्ड when an isolated gaseous, it is the energy released when an isolated gaseous ion gets hydrated, जब उसका हाइड्रेशन कराएंगे बेटा, हाइड्रेटेड होगा, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है क्या। जैसे कि अगर हम लोग बात करें बेटा, ये सोडियम है, सोडियम ये आइसोलेटेड है, ठीक है ना बेटा, ये गैसियस स्टेट में है। तो जब हमने इसको वाटर में डाला, ठीक है ना, टेकन इन वाटर मतलब H2 में हमने डाला, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसका हाइड्रेशन होगा, और हाइड्रेशन होगा तो ये Na+ अब हो जाएगा X, समझ पा रहे हो क्या। और यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी जो होगा, डेल्टा H, हाइड्रेशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक। अरे समझ पा रहे हो क्या भैया? अरे समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है ना।
अच्छा ये तो हो गया हाइड्रेशन एनर्जी की बात। वैसे कोई दूसरा कोई एन आएगा बेटा, एन है Cl माइनस जो बेटा ये गैस स्टेट में, अगर इसमें भी अगर अपने इसको भी वाटर में डाल दिया आपने, ठीक है ना, जैसे कि NaCl को वाटर में डाल दिया तो NaCl क्या करेगा बेटा, आयन जनरेट करेगा Na प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है ना, उसका हाइड्रेशन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। तो ये Cl माइनस जो होगा बेटा, ये Cl माइनस ये हो जाएगा एक्वस, और अगेन यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, कुछ ऐसा। ठीक है, चलो काम की बात बोलते हैं। ये है तो हो गया बेटा हाइड्रेशन एनर्जी, ये हो गया हाइड्रेशन एनर्जी। अब हम लोग बात करते हैं बेटा हाइड्रेशन रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस, ठीक है ना, हाइड्रेटेड रेडियस के बारे में बात करते हैं, रेडियस, ठीक है। चलो तो बेटा अब हाइड्रेटेड रेडियस के बारे में बात करते हैं, सुनना मेरी बात। कोई भी आयन जो होता है बेटा, उसका जो रेडियस है, हाइड्रेटेड जो रेडियस है, वो उसके चार्ज पर यूनिट एरिया पे डिपेंड करता है, चार्ज पर यूनिट एरिया पे डिपेंड करता है। जब मैं ऐसा बोल दूं बेटा कि जितना छोटा आयन होता है ना, जितना छोटा आयन होता है बेटा, उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होता है। समझ पा रहे हो क्या, उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, ठीक है ना, उसके हाइड्रेटेड रेडियस की साइज उतनी ही ज्यादा होगी। समझ पा रहे हो क्या बेटा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे मैं अगर बोलूं कि एक काम करिए बेटा, यहाँ पर एक लाइन, स्मॉल आयन, लिखिए एक लाइन, स्मॉल आयन क्या लिखा बेटा, स्मॉल आयन becomes very large, small ion becomes very large in size due to more hydration। समझ पा रहे क्या, मतलब अगर हम लोग बात करें बेटा हाइड्रेशन एनर्जी, जैसे हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है ना, तो साइज ऑफ आयन जितना कम होगा, साइज ऑफ आयन जितना कम होगा, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, उसके हाइड्रेटेड, उस आयन का जो हाइड्रेटेड रेडियस है वो भी उतना ही क्या होगा बेटा, ज्यादा, ठीक है ना। सुनिए बात सुनिए ध्यान से कि अगर मैं जैसे बात करता हूँ बेटा लिथियम आयन, ये लिथियम, ये आयन, ये अगर हम लोग बात करें बेटा, ये आयन है, ये इसका आयनिक रेडियस है ना, ये जो इसका आयनिक रेडियस है, जब इसको हमने वाटर में डाला तो क्या होगा बेटा कि वाटर को जानते हो ना, वाटर एक क्या है, डाइपोल है। वाटर क्या है बेटा, एक डाइपोल है, यस और नो, H2, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है पार्शियल नेगेटिव होता है, मतलब ये, ठीक है ना, ये नेगेटिव साइड होता है बेटा, और हाइड्रोजन जो होता है बेटा, ये पार्शियल पॉजिटिव साइड है। तो जो लिथियम केट आयन है ना, तो ये केट आयन में वाटर का नेगेटिव साइड जो होता है बेटा, इससे जुड़ता है, मतलब ये इसको हाइड्रेट करेगा, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल हो गया, उसका नेगेटिव बढ़े माइनस प्लस, मतलब इस तरीके से बेटा इसका हाइड्रेशन होगा माइनस प्लस कुछ ऐसा, ये ऐसा, फिर माइनस प्लस, ठीक है बेटा। ये इसका इनर सर्फेस, और भी हाइड्रेशन होगा बेटा, और वाटर मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे ना, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल का जो नंबर है ना, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन नंबर, माइनस प्लस, लाइक ऐसे माइनस प्लस। समझ पा रहे हैं बेटा, मतलब इसको अगर और थोड़ा सा ऐसा करूं, सिंपल बेटा कि लिथियम प्लस है ना, लिथियम प्लस है ये, तो जितना इसका साइज छोटा होगा, इसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, लाइक ऐसा, ठीक है ना। तो जब जितना हाइड्रेशन ज्यादा होगा, तो इसके हाइड्रेटेड रेडियस भी, जो इसका रेडियस है वो ज्यादा होगा बेटा। ये क्या है, इसका हाइड्रेटेड रेडियस, ये क्या हाइड्रेटेड रेडियस, ठीक है ना। और अगर मैं कोई लार्ज आयन की बात करूं बेटा, लार्ज आयन जैसे सीजियम की बात करता हूं, सीजियम प्लस बेटा, इसका जो आयनिक रेडियस है वो ज्यादा है, इसका जो आयनिक रेडियस है वो लिथियम से
ज्यादा है, लेकिन जब इसका हम लोग हाइड्रेशन कराएंगे ना, जब हम इसका हाइड्रेशन कराएंगे सीजियम प्लस का हाइड्रेशन कराएंगे बेटा, तो इसका जो हाइड्रेशन है वो क्या होगा, कम होगा। हाइड्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो इसका जो हाइड्रेटेड रेडियस है वो क्या होगा बेटा, वो कम होगा। इसका ये हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड ये इसका रेडियस है। तो प्लीज ध्यान रखेंगे जितना छोटा आयन, ठीक है ना बेटा, ये जितना छोटा आयन उसका हाइड्रेटेड जो रेडियस है वो उतना ही ज्यादा होगा। बेटा एक बार इसको तो जस्ट मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हूं ज्यादा समझ में आएगा बेटा। एक बार फिर से ये लिथियम ये प्लस है, ये इसका आयनिक रेडियस है, ये इसका क्या बेटा, आयनिक रेडियस। ये सीजियम प्लस है, ये इसका ये भी इसका क्या बेटा, आयनिक रेडियस। और यस और नो? हाँ सर। ये इसका क्या है बेटा, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये इसका हाइड्रेटेड रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये इसको इधर लिख देता हूँ, ये यहाँ से लेके इसके न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक, ये इसका और ये इसका हाइड्रेटेड रेडियस है। समझ पा रहे क्या बेटा? हाँ सर। तो सुने ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी स्मॉल आयन है, चाहे वो केट आयन हो चाहे वो एन, जितना ज्यादा स्मॉल होगा उसका जो रेडियस है वो उतना ही ज्यादा होगा, बड़ा होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और जितना लार्ज आयन होगा उसका जो हाइड्रेटेड रेडियस है वो उतना ही क्या होगा, कम। समझ पा रहे हैं क्या? हाँ चलिए। कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या बेटा? नहीं सर। चलिए तो सुनेंगे मेरी बात ध्यान से कि अगर मैं ऐसे में बोलूं, इसको मिटा दूं बेटा ना, अगर मैं इसको बना लिया था, ना बेटा? यस सर। हाँ तो अगर सुनिए मेरी बात, अगर मैं हाइड्रेटेड रेडियस पूछता हूँ ना, क्वेश्चन है किसका, हाइड्रेटेड रेडियस का, तो सुनेंगे तो मुझे बताया नहीं होगा ना। लिथियम प्लस है, आयन से बात कर रहा हूँ, लिथियम प्लस फिर क्या बेटा, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस एंड सीजियम प्लस। बेटा आपको ना, अगर सुनो यहाँ पर आपको कुछ नहीं बोला है, आपको बोला है साइज, ऐसे बोलिए क्वेश्चन साइज, तो यहाँ पर क्या मतलब बेटा कि ये आयंस है। अरे ये क्या है, आयंस। अरे ये समझ लो। तो बेटा अगर मैं ऐसे बोलूं तो सिंपल आयंस है, तो इधर से इधर जा रहे हैं, साइज बढ़ते जा रहे हैं, हाँ ठीक है ना। लेकिन अगर आपको इसको दे दिया एक्वस में, ठीक है ना, अभी ये दे दिया एक्वस, ये बोल दिया एक्वस, ये बोल दिया है एक्वस, ये बोल दिया है एक्वस, ये भी बोल दिया एक्वस। कहने का मतलब क्या बोला है कि वो इसके लिथियम प्लस को हमने किस में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, मतलब अब इसका हाइड्रेटेड रेडियस पूछ रहा है। अरे यस और नो? जी सर। ठीक है ना बेटा। अगर देखो आपको बोला है रेडियस बताना है, आपको क्वेश्चन बोला है रेडियस बताओ, रेडियस का ऑर्डर बताओ, तो अगर आपको ये एक्वस कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि वो आयन का रेडियस पूछ रहा है, आयन का रेडियस। तो आयन का रेडियस अगर पूछेंगे तो इधर से इधर जा रहे बेटा, साइज बढ़ते जा रहे हैं। अरे यस और नो? हाँ ठीक है ना। और अगर लेकिन आपको एक्वस दे दिया, बोल रहा है कि आयन का रेडियस किसमें, एक्वस मीडियम में, मतलब वो पूछ रहा है हाइड्रेटेड रेडियस के बारे में पूछ रहा है, और हाइड्रेटेड रेडियस के बारे में पूछ रहा है, तो जितना स्मॉल आयन होगा उसका हाइड्रेटेड रेडियस होगा उतना ही ज्यादा लार्ज, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया, लेकिन हेडिंग डाल देता हूं यहाँ पर, हाइड्रेटेड रेडियस। तो ये हाइड्रेटेड रेडियस की मैं बात करूं बेटा, तो स्मॉल आयन था तो इसका हाइड्रेटेड रेडियस सबसे ज्यादा होगा बेटा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। अरे यस और नो? जी सर। ठीक है ना। वैसे ही अगर मैं कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात करूं बेटा, अगर मैं बेरिलियम के बारे में बात करूं, ठीक है ना, तो Be2+ ये एक्वस है बेटा, Mg2+ ये एक्वस है, ठीक है ना, कैल्शियम 2+ ये एक्वस है, ठीक है बेटा, और क्या स्ट्रांसियम 2+ एक्वस, और बेरियम 2+ एक्वस। तो अगेन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर हाइड्रेटेड जो रेडियस है वो किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसकी? बेरियम की, बेरियम 2+ से सबसे ज्यादा, देन Mg2+, देन Ca2+, देन Sr2+। बात समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा एक और मैं पूछूं बेटा, जैसे मैं पूछता हूँ F- एक्वस, Cl- एक्वस, ठीक है ना, Br- एक्वस एंड क्या बेटा I- एक्वस। तो अगेन मुझे रेडियस का बताएंगे, एक्वस मतलब हाइड्रेटेड रेडियस बारे में पूछ रहा है, सबसे ज्यादा किसका होगा, ये स्मॉल आयन है तो इसका हाइड्रेटेड रेडियस सबसे ज्यादा होगा बेटा, देन Cl- का, देन Br- का, देन I-। बात समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। चलो तो एक इसको ना बेटा हम इसको ना सिंपल वे में यहाँ पर लिखते हैं। मुझे बताएं, इधर से इधर शिफ्ट हो रहे हैं, इधर से इधर शिफ्ट हो रहे हैं,
बेटा, सारी बातों को एक साथ कंक्लूड करते हैं। इधर से इधर शिफ्ट हो रहे हैं तो जो मुझे बताएंगे बेटा, साइज ऑफ आयन मुझे बताओ, साइज ऑफ आयन बढ़ रही है, साइज ऑफ आयन इधर जा रहे हैं तो बढ़ रही है, लेकिन साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन कम हो रही है, डिक्रीज। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, ठीक है ना। अच्छा अब सुनना बेटा, मेरी बात सुनना ना, वहां पे एक हमने लिखा था ना आयनिक मोबिलिटी लिखा था ना बेटा। हाँ सर, ध्यान रखना आयनिक मोबिलिटी, अब आगे आयनिक मोबिलिटी, ठीक है ना बेटा। सुनेंगे, जितना छोटा आयन होता है ना बेटा, जितना छोटा आयन होता है ना वो उतना ही ज्यादा मोबाइल होता है, जितना लार्ज आयन होता है बेटा उसकी मोबिलिटी उतनी ही क्या हो जाती है, कम होती है। तो ध्यान में रखेंगे हम लोग ये किसके बारे में बात करें, कंडक्टिविटी के बारे में बात करें। तो कंडक्टिविटी कब शो करता है बेटा, जब वो आयन जनरेट करता है, और आयन जनरेट कब होता है, जब उसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है। कोई भी आयन जो होता है बेटा, कोई भी जो आयन है ना, कोई भी जो आयन है वो कंडक्टिविटी कब शो करेगा, ठीक है ना। मतलब जब ऐसा बोल दो, कोई भी कंपाउंड कंडक्टिविटी कब शो करेगा बेटा, जब वो आयन जनरेट करेगा, और आयन का जनरेशन किसमें होता है, एक्वस सॉल्यूशन में होता है। तो जब एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो वहां पर साइज किसकी देखी जाएगी बेटा, हाइड्रेटेड आयन की, हाइड्रेटेड आयन की साइज देखी जाएगी। तो प्लीज ध्यान में रखना, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी, और आयनिक मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ क्या बेटा, हाइड्रेटेड आयन। तो प्लीज ध्यान में रखना, आयनिक मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, लेकिन किसकी साइज, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, ठीक है ना। कॉमन अगर सोचेंगे बेटा, कॉमन सोचेंगे तो आयन सबसे स्मॉलेस्ट आयन इसमें अगर देखा जाए तो ये स्मॉलेस्ट आयन ये है और स्मॉलेस्ट आयन ये है, ठीक है ना बेटा। तो आयनिक मोबिलिटी इसकी ज्यादा होनी चाहिए क्या, नहीं। स्मॉलेस्ट आयन ये है, लेकिन हम लोग को साइज ऑफ आयन नहीं देखना है, साइज ऑफ क्या देखना है, हाइड्रेटेड है। तो ये बेटा जो स्मॉल आयन है ना, इसका जो हाइड्रेटेड रेडियस है वो उतना ही ज्यादा हो गया। जब उतना ही ज्यादा हो गया है तो इसकी मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी उतनी ही कम हो गई है। जब आयनिक मोबिलिटी कम होगी तो इसकी कंडक्टिविटी भी कम हो गई। तो मैं एक बात पूछता हूँ, इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन जो हो रहा है बेटा वो डिक्रीज होते जा रहा है, या मैं बोल सकता हूँ बेटा हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। या मैं बोल सकता हूँ डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या होते जा रहे हैं। एक ही बात है सबके सब ना, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन भी क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अरे सबको समझ में आ रहा है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन नंबर एक ही चीज है क्या सर? हाँ बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन मतलब, हाँ डिग्री ऑफ हाइड्रेशन मतलब कितना ज्यादा हाइड्रेशन हो रहा है, सीधी सी बात है। ठीक, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना बेटा, मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है, या मैं बोल सकता हूँ डिग्री ऑफ हाइड्रेशन कम हो रहा है, ठीक है ना। अरे हाँ ना बोलो यार, ये मैं ठीक है। काम के बाद फिर आते हैं, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन क्या होते जा रहा है बेटा, कम होते जा रहा है। तो आयनिक मोबिलिटी क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी। आयनिक मोबिलिटी जो होगी वो बढ़ती जाएगी, और आयनिक मोबिलिटी बढ़ती जाएगी तो कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, कंडक्टिविटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर हम लोग बात करें लिथियम प्लस Na प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस, इसमें कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो जो कंडक्टिविटी जो होगा बेटा सीजियम प्लस की सबसे ज्यादा होगी। अरे क्लियर है क्या? यस सर। इसको नोट कर लिया क्या बेटा? यस सर। कर लिया क्या? हाँ तो सुनेंगे ध्यान से ना, ध्यान से सुनेंगे बेटा। तो आपको जैसे कंडक्टिविटी पूछेगा ना, कंडक्टिविटी एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। कंडक्टिविटी का आपको ऑर्डर बताना है। क्वेश्चन है कंडक्टिविटी का, ठीक है ना बेटा, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस सीजियम प्लस। तो बेटा आप ध्यान में रखेंगे सबसे ज्यादा होगा सीजियम का होगा, देन Rb का होगा, देन पोटेशियम का होगा, देन मतलब इधर से इधर जा रहा है। आपको यहाँ पर एक्वस नहीं देगा ना, आपको सर यहाँ पर एक्वस नहीं दिया है, तो बेटा आपको अंडरस्टूड होगा कि लिथियम आयन कहाँ पे जनरेट करेगा, वाटर में जनरेट करेगा। समझ पा रहे हो क्या? अरे समझ पा रहे हो क्या? कंडक्टिविटी पूछ रहा है ना, तो कंडक्टिविटी पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि ये सारी बातें किसमें हो रही होगी, ये सारी बातें किसमें हो रही होंगी, एक्वस सॉल्यूशन में हो रही होगी। आयंस के बारे में बात किया हुआ है, ये आयंस दिया हुआ है, तो आयंस का जनरेशन कहाँ पे होगा बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में होगा। और जब एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो कहने का मतलब इसके कौन से साइज के बारे में बात हो रही है, हाइड्रेटेड रेडियस की बात, हाइड्रेटेड साइज की बात हो रही है। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो जो हाइड्रेटेड जो रेडाई है
वो होते जा रहा है डिक्रीज, और जब हाइड्रेटेड रेडाइट डिक्रीज होते जा रहा है तो मोबिलिटी होते जा रहा है इंक्रीज, और मोबिलिटी इंक्रीज होते जा रहा है तो कंडक्टिविटी भी क्या होते जा रहा है इंक्रीज। सबको बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जी सर। यस सर। हाँ, तो प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंडक्टिविटी काम की बात अगेन बेटा, कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा आयनिक मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबिलिटी ऑफ आयन। तो मोबिलिटी ऑफ आयन कैसे चेक करते हैं? स्मॉल आयन होगा तो मोबिलिटी ज्यादा होगी, लार्ज आयन होगा तो मोबिलिटी कम होगी। लेकिन बस ये देखना है कि जो हम लोग लार्ज या स्मॉल के बारे में बात कर रहे हैं रेडियस की, तो हम लोग किसकी देख रहे हैं बेटा? हम क्या आयन की देख रहे हैं कि हाइड्रेटेड आयन की देख रहे हैं बेटा? हाइड्रेटेड आयन की देख रहे हैं। तो हाइड्रेटेड आयन कैसा? जितना स्मॉल आयन होगा, ठीक है, उसका जो हाइड्रेटेड आयन की साइज जो होगी वो उतनी ही ज्यादा। समझ पा रहे हो क्या? हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। है सर। यस। हाँ, तो ये हो गया बेटा। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताएंगे क्या? बताएंगे सर। हाँ चलो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखेंगे, विच आयन शो पुअर कंडक्शन, विच आयन शो पुअर कंडक्शन। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, विच आयन शो पुअर कंडक्शन। नंबर 1 Na+, नंबर 2 Mg2+, नंबर 3 Al, 3+, नंबर 4 K+। चलो मुझे बताया जाए कौन सा आयन जो बेटा वो पुअर कंडक्शन शो करेगा? नंबर 3 Al3+। आंसर क्या बेटा? थर्ड एल्यूमिनियम 3+। शाबाश। हमारा देखो, हमारा तरीका हमेशा पहले, हमने भी जैसे हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था बेटा, सबसे पहले अरेंज करें। सोडियम यहाँ पे होता है, मैग्नीशियम यहाँ पे होता है, एल्यूमिनियम यहाँ पे होता है बेटा, और पोटेशियम यहाँ पर होता है, ठीक है ना? आपको मालूम है जितना स्मॉलेस्ट आयन होगा उसका जो हाइड्रेटेड आयन की साइज होगी उतनी ही ज्यादा। लार्जेस्ट हाइड्रेटेड आयन होगा, और लार्जेस्ट हाइड्रेटेड आयन होगा तो उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी, पुअर होगी, पुअर कंडक्शन होगा। अरे समझ पा रहे हो क्या बेटा? हाँ सर। पुअर कंडक्टिविटी। चलो, तो इसमें आपको क्या एक्चुअल में क्या देखना है? आपको ये Na+ था, ये Mg2+ था, ये Al3+ था, आपको देखना है कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट आयन कौन सा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट आयन कौन सा है बेटा? Al3, Al+3। तो स्मॉलेस्ट आयन है तो उसका जो हाइड्रेटेड आयन है उसकी साइज उतनी ही ज्यादा है। अरे यस और नो? जी सर। और साइज जितनी ज्यादा है तो कंडक्टिविटी उतनी ही कम है। आंसर सही। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, लिखना क्वेश्चन बताएंगे बेटा। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg2+, हाइड्रेशन एनर्जी, क्वेश्चन है लिखेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg2+ is greater than which one? Hydration energy of Mg2+ is greater than which one? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है बेटा, Be2+, ऑप्शन नंबर 2 Mg2+, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 3 Al3+, और नंबर 4 है बेटा सोडियम प्लस। तो मुझे बताया जाए कि अच्छा रुक जाओ, Mg3+ बेटा, Mg3+ एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता। एग्जामिनर लेकिन दे दिया है बेटा, एग्जामिनर ने दे दिया है, तो आप कंसीडर कर लेना। अरे यस और नो? सोडियम प्लस होगा आंसर सर। बेरिलियम। बी। बेरिलियम। फर्स्ट दोनों ही होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ बोथ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ आंसर लॉक कर दिया जाए। आंसर इज फोर्थ। ठीक है बेटा, करेक्ट आंसर। ठीक है, कि मैग्नीशियम +2 का जो हाइड्रेशन है किससे ज्यादा होगा बेटा? चलो देख लो बेटा कि देखो एक बात सुनना मेरी बात ना। सबसे पहले बेटा Mg2+ है, ये Mg2+ है। एक बार Mg3+ से कर देखता हूँ। Mg3+ बेटा एक बार बताओ, Mg2+ और Mg3+ में साइज किसकी कम है? Mg3+ की।
चार्ज पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उतनी ही कम। तो बेटा अगर इसकी साइज कम है मतलब इसका हाइड्रोजन ज्यादा होगा ना। हाँ। ठीक है, मतलब ये आंसर तो नहीं जाएगा। क्वेश्चन क्या है समझ रहे हो ना बेटा? Mg2 प्लस का हाइड्रोजन किससे ज्यादा है? Mg2 प्लस का हाइड्रोजन किससे ज्यादा है? किससे ज्यादा? तो Mg3 प्लस से ज्यादा नहीं है क्योंकि Mg3 प्लस की साइज छोटी है तो इसका हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब ये तो आंसर नहीं आएगा। अब बाकी के बारे में बात कर ले तो अरेंज कर लो। बाकी के बारे में क्या बेटा? Na प्लस देके रखा है, Al3 प्लस देके रखा है और क्या देके रखा है बेटा? Be2 प्लस, Be2 प्लस। और हमको पूछा है कि Mg2 प्लस का किससे ज्यादा, तो आप सिंपल सोचो Mg2 प्लस की साइज जिससे छोटी होगी, Mg2 प्लस की साइज जिससे कम होगी उससे उसका हाइड्रोजन ज्यादा होगा। अरे यस और नो? सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? सर एक बार स्टेटमेंट रिपीट कीजिए। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ Mg2 प्लस इज ग्रेटर देन विच वन, मतलब Mg2 प्लस का हाइड्रोजन एनर्जी किससे ज्यादा है? तो किससे ज्यादा है? किससे ज्यादा होगी बेटा? जिससे साइज कम होगी इसकी। जिससे साइज कम होगी। हाँ। साइज कम तो हाइड्रोजन ज्यादा। हाँ। अरे सबको समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। हाँ। बाकी बच्चे भी बताएं यार, जिसको इसको समझ में आ रहा है हैंड रेस करेंगे प्लीज। सबको समझ में आ रहा है ना? सारे बच्चे बेटा, मुझे पता भी चलना चाहिए कि सारे बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं तो अटेंटिव है भी कि नहीं है। बॉबी, असली, खुशबू, शाहू, सबको समझ में आ रहा है? हाँ वेरी गुड, चलिए शाबाश, थैंक यू बेटा। चलो इधर सुनिए फिर से अगेन। तो किस Mg2 प्लस की साइज किससे छोटी है? तो मुझे एक बात बताओ बेटा, Be2 प्लस से छोटी है क्या? नहीं, Be2 प्लस से तो बड़ी है क्योंकि ग्रुप का क्वेश्चन है। Be2 प्लस से बड़ी है, मतलब ये भी आंसर नहीं जाएगा। अच्छा Al3 प्लस से बड़ी है क्या? सॉरी, Al3 प्लस से छोटी है क्या? नहीं, ये लेफ्ट राइट जाते तो साइज छोटी होती है, इसकी साइज छोटी है। अरे क्लियर है क्या? हमको ये देखना है कि Mg2 प्लस की साइज किससे छोटी है? Mg2 प्लस किससे छोटा है? तो बेटा Al3 प्लस से बड़ा है, Be2 प्लस से बड़ा है, लेकिन सोडियम प्लस से छोटा है। छोटा है। तो सोडियम प्लस से छोटा है, इसका मतलब है कि Mg2 प्लस की जो हाइड्रेशन होगा वो Na प्लस से ज्यादा होगा। सबको समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। चलिए, तो ये हो गया बेटा हाइड्रेशन की बात, या हाइड्रेशन से हम लोग कंडक्टिविटी के बारे में भी बात कर लिए। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्टिविटी। अब हम लोग आते हैं किसमें? सॉल्युबिलिटी में। अब हम लोग बात करते हैं किसमें आते हैं बेटा? solubility of ionic compound। ठीक है बच्चों? चलिए, तो सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं बेटा। तो आपको मालूम है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड वो पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं बेटा? सॉल्युबल होते हैं। क्यों सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट? लाइक बेटा यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम लोग किसको मानते हैं? जैसे वाटर। तो जो वाटर होता है वो क्या करता है, वो जो आयनिक कंपाउंड है बेटा उसमें हाइड्रेशन करके, ठीक है ना, हाइड्रेशन के द्वारा उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या कर देता है बेटा? कम कर देता है। उनकी बाइंडिंग एनर्जी को क्या कर देता है? कम कर देता है। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर देगा उस आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी, ज्यादा होगी। ठीक है क्या? सुनेंगे मेरी बात ना एक बार फिर से कि किसकी सॉल्युबिलिटी? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बेटा आता है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ना। मैं आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड बताऊंगा, ठीक है ना, ऑर्डर बताऊंगा, उसको आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, एक बार फिर से बेटा, जैसे ये NaCl है, NaCl सॉलिड है, ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा वो पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो सॉल्युबल कब होंगे बेटा? जब ये जो इन दोनों के बीच में Na+ और Cl- के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बेटा, ठीक है ना, वो क्या करता है? वाटर इनका हाइड्रेशन करता है, सोडियम प्लस का हाइड्रेशन अलग से करता है बेटा, Cl- का अलग से हाइड्रेशन करता है, और हाइड्रेशन करके इनके बीच का जो फोर्स है बेटा उसको क्या कर देता है? कम। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच कम होगा, इनकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी, ज्यादा होगी या बढ़ जाएगी। क्लियर है क्या? तो चलिए वन बाय वन बात करेंगे बेटा, ठीक है ना। और कौन सा सॉल्वेंट अच्छा होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वाटर एक गुड सॉल्वेंट है, क्यों है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो लिखेंगे बेटा, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबिलिटी लिखेंगे बेटा। आयनिक कंपाउंड
ionic compounds are soluble in polar solvent. Soluble in polar solvent like water. Like क्या बेटा? Water, H2O. क्यों? Because देखेंगे बेटा, because water reduces the attraction force between attraction force between ions by hydration या hydration energy. ठीक है बेटा? यस सर। चलो फिर से सुनिए ध्यान से भाई। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन ये एनर्जी को रिड्यूस कर रहा है, फोर्स को रिड्यूस कर रहा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी से वो उनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो फॉर एग्जांपल बेटा, ठीक है ना, जैसे अगर हम लोग बात करें NaCl है ना, NaCl इसको हमने क्या कर दिया बेटा, वाटर में डाल दिया, H2O ये इसको वाटर में डाल दिया, तो ये इसका क्या करेगा बेटा, हाइड्रेशन करेगा। तो ये यहाँ पे आयन जनरेट होगा, ये NaH2O NaCl से हमको क्या मिलेगा बेटा, Na+ और Na+ का वाटर क्या करेगा, हाइड्रेशन करेगा, तो n नंबर ऑफ वाटर क्या करेगा बेटा, ठीक है ना। ये कितने वाटर मॉलिक्यूल सोडियम का हाइड्रेशन कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेशन नंबर। समझ पा रहे हो क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रेशन नंबर। बस सुन लो, ऐसा कोई पूछा नहीं जाता है। तो n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है बेटा ये सोडियम का हाइड्रेशन करते हैं और ये हो जाएगा हाइड्रेटेड केटायन, इसको बोलेंगे ये बन जाएगा हाइड्रेटेड केटायन। समझ पा रहे हैं बेटा। और Cl- के भी हाइड्रेशन होगा प्लस ClH2ON ये हो जाएगा माइनस, ये क्या बेटा, हाइड्रेटेड, ये है हाइड्रेटेड एनायन। समझ पा रहे हैं भैया? अरे क्लियर है क्या? कहने का मतलब है कि इन दोनों के, हाँ ये बेटा ये हाइड्रेटेड केटायन है, ये हाइड्रेटेड एनायन है। पहले इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था, लेकिन अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा अब हो जाएगा आयन डाइपोल अट्रैक्शन। आयन डाइपोल मतलब जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिड्यूस हो गया है और अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया है आयन डाइपोल का। अरे मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? जी सर। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो गया है, रिड्यूस। सर एक हाइड्रेटेड केटायन या एक हाइड्रेटेड एनायन की बात हो रही है ना यहाँ आयन डाइपोल में? नहीं बेटा सुनो मेरी बात, एक बार 1 मिनट। ऐड कैसे हो गया? अच्छा नीलेश का सवाल है कि सर ये इसमें ऐड कैसे हो गया। एक बार फिर से देखो बेटा, हाइड्रेशन कैसे होता है, ये सोडियम ये आयन है, ठीक है ना, तो सोडियम आयन है, ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो वाटर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है ना ये OH2 वो इससे अगर जुड़ता है, ये OH2 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 तो ये Na+ है, वैसे Cl- में भी होगा बेटा, Cl- में भी यहाँ पर अभी माइनस है तो वाटर का पॉजिटिव पार्ट इससे अगर जुड़ता है, यस H2O 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 H2O। तो पहले Na+ और Cl- के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन अब इनके बीच क्या आते जा रहा है, वाटर आते जा रहा है, ऐसी और भी वाटर आएंगे बेटा, और भी वाटर। तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आयन, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उनके बीच में आ गया है डाइपोल, तो डाइपोल है तो बेटा अब क्या हो गया, आयन डाइपोल। बात समझ पा रहे हो क्या? सर ठीक है, मेरे समझ में आ रहा है बेटा आपको भी, जो आपने क्वेश्चन किया कि सर कैसे जुड़ गए, तो जुड़ गए मतलब ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है बेटा, मतलब केमिकल रिएक्शन आप उसको कोई रिएक्शन करके हमको दिखाना नहीं है, बस सिंपल सी बात है
ये जो आयंस है इसमें वाटर मॉलिक्यूल, ये केटायन है, वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो उससे आकर जुड़ते जाता है, उसको हाइड्रेट करता है। ये एन आयन है तो वाटर का पॉजिटिव पार्ट उससे आकर जुड़ते जाता है और धीरे धीरे उसका हाइड्रेशन करता है। तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह पे क्या आ गया बेटा, आयन डाइपोल, आयन डाइपोल। ऐसा समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, अरे हाँ ना बोल दो भाई। यस सर। चलो, तो ये आयन डाइपोल अट्रैक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। ठीक है, चलिए बेटा एक बात और मैं बताता हूँ ना, कि एक क्वेश्चन ये आता है कि वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है क्यों? वाटर जो हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेते हैं, वाटर लेते हैं बेटा, तो वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट क्यों है? ये हाइड्रेशन कर देता है, नहीं, तो इसलिए किसी भी चीज को घुलाना आसान होता क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। है। ठीक है ना, प्लीज ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी इसके बारे में बताऊंगा बेटा, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी कौन अच्छा सॉल्वेंट है, अगर ऐसा कुछ आता है बेटा क्वेश्चन तो ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली किसी सॉल्वेंट के बारे में बात हो रही है ना, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेटा ये आप लोग कैसे पूछा, मतलब ना इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझा जरूर देता हूँ, लेकिन नीट में ऐसे सवाल नहीं पूछते कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ठीक है ना, ये नहीं, ठीक है, लेकिन भले हम लोग वर्बली समझ लेते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, पहले ये ध्यान रखेंगे, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, कितना होता है बेटा 81, इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो कितना होता है बेटा 81, किसका, वाटर का। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने की वजह से वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है, समझ पा रहे हैं बेटा? अब थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये ज्यादा होने की वजह से सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा वर्बली हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है बेटा? जी सर। चलिए सुनेंगे मेरी बात बेटा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अपन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको कांस्टेंट को एक्सप्रेस करते हैं बेटा K से, तो K इज इक्वल टू होता है F नॉट अपॉन F m, ठीक है बेटा, F नॉट अपॉन F m। F नॉट क्या है बेटा, F नॉट क्या है, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे मैं सोडियम क्लोराइड की बात करता हूँ Na+ और Cl-, तो ये इन दोनों के बीच का फोर्स है, किसमें, फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल इन एयर और वैक्यूम, वैक्यूम या एयर में, जैसे कोई वैक्यूम में बेटा, वैक्यूम या एयर में, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, F O से। अरे क्लियर है क्या? अब अगर उसको किसी मीडियम में डाल देते हैं, जैसे किसी वाटर में डाल दिया, वाटर का एक मीडियम है, ठीक है ना बेटा, तो ये जो है बेटा वाटर में इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, Fm, और यही वाटर का क्या है बेटा, ये वाटर का क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, समझ पा रहे हैं क्या? तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अपन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, K जो होगा वो F नॉट अपॉन F m के क्या होगा बेटा, डायरेक्ट इसको इक्वल कर लो, इक्वल इक्वल, K इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, F नॉट अपॉन F m। F O क्या बेटा, फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल व्हेन चार्ज पार्टिकल क्या बेटा प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, जब वो किस में रखा गया होगा, एयर या वैक्यूम में रखा गया होगा, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको अपन लोग, या फोर्स है उसको हम लोग FO से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर किसी मीडियम में डाल दिया गया है तो उनके बीच की जो फोर्स है, ठीक है ना, अब उसको हम लोग FM से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे एक बात बताओ, मीडियम में फोर्स जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, यस और नो? होगी। मतलब बेटा अब यहां से मैं ये कर सकता हूं कि मीडियम में बेटा Fm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F नॉट अपॉन K। हाँ। अरे क्या K किसका बेटा, मीडियम किस कौन ले रहे हैं, वाटर। अरे इसको अपन ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जी सर। ठीक है ना, तो चलिए तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वाटर का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बेटा वो कितना होता है, 81। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं Fn इज इक्वल टू, ठीक है ना बेटा, 1/81 इंटू क्या बेटा, F नॉट। तो बेटा जो वाटर है वो, ठीक है ना, जो वाटर है बेटा वो जो है चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको 1/81 से क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है।
कम कर रहे हैं। जितना ज्यादा उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस करेगा, ठीक है ना बेटा, अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा वो रिड्यूस करेगा, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो मैं ऐसा बोलूंगा, तुम कहने का मतलब है कि किसी कंपाउंड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, किसी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना बेटा, वो उनके बीच में है ना, वो जो सॉल्वेंट है वो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको उतना ही क्या करेगा, कम करेगा। और फोर्स जो है जितना कम होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मैं समझा पा रहा हूँ क्या? हाँ सर। तो सीधी सी बात है, ये सब बात बकवास, हमारे लिए ये सारी बातें बकवास। हमारे लिए काम की बात क्या, के ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। सबको समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। तो एक क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन मैं आप लोग से जब ये हमने देख लिया, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सॉल्वेंट या सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl किसमें ज्यादा सॉल्युबल होगा? अगर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, एक काम करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, NaCl इज मोर सॉल्युबल इन, क्वेश्चन लिखेंगे, NaCl is more soluble in number 1 H2O, number 2 D2O, number 3 ROH। मुझे बताएंगे बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ लिख लो, ठीक है ना, कि तीनों में एक जैसा सॉल्युबल होगा, सेम सॉल्युबल एक जैसा। बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट H2O का D2O से ज्यादा होता है, इसलिए ठीक है ना। आपको मैं देखो ये बता देता हूँ बेटा, कुछ का जो मैं अभी H2O है, ठीक है ना, अल्कोहल है, अल्कोहल में ले लेता हूँ बेटा CH3OH, ठीक है ना, एसीटोन ले लो CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड O। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वाटर का 81 होता है, अल्कोहल का 35 होता है, और इसका कितना होता है बेटा 14 के आसपास होता है, 18 होता है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका होता है 18, ठीक है ना। ये सबसे पहले तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, ठीक है ना, D2O से भी ज्यादा होता है, D2O से भी ज्यादा होता है। प्लीज समझिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो H2O का D2O से ज्यादा होता है, और इससे तो वैसे भी ज्यादा है। अरे यस और नो? हाँ सर। कम से कम वाटर का ध्यान रखना कि वाटर का 81 होता है और बहुत ज्यादा होता है। अरे क्लियर है क्या बेटा? जी सर। तो NaCl इज मोर सॉल्युबल इन क्या बेटा? H2O। क्यों रीजन क्या बेटा? क्योंकि H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। ये ध्यान में रखना, solubility is directly proportional to dielectric constant, ठीक है बेटा? यस सर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। बेटा एक क्वेश्चन लिखेंगे ना, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, लिथियम क्लोराइड LiCl, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। क्वेश्चन लिखेंगे LiCl is soluble in which of the following? फर्स्ट ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन है कि लिथियम क्लोराइड किसमें सॉल्युबल होगा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन है H2O, नंबर 2 D2O, नंबर 3 पाइरिडीन, और नंबर 4 नन। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ LiCl किसमें सॉल्युबल होगा? LiCl किसमें सॉल्युबल होगा? ठीक है, ऑप्शन थर्ड। हाँ ऑप्शन पाइरिडीन। शाबाश। तो बेटा ध्यान में रखना, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, प्लीज ध्यान रखना, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं बेटा, प्लस माइनस होते हैं, ठीक है ना। तो आयनिक कंपाउंड किसमें ज्यादा सॉल्युबल होते हैं बेटा? पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में।
जबकि कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं बेटा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पर LiCl जो है बेटा वो आयनिक है कि कोवैलेंट है? कोवेलेंट। कोवैलेंट है। तो ये जो कोवैलेंट है वो किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगा या नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगा बेटा। तो यहाँ पर अगर आप देख पाते हैं दोनों इनऑर्गेनिक है या पोलर सॉल्वेंट है, ये H2O या D2O में वो सॉल्युबल नहीं होगा बल्कि किसमें सॉल्युबल होगा बेटा? किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें पायरीडीन। अरे यस और नो, बात समझ पा रहे हो क्या? तो चलो इसमें एक लाइन लिखी बेटा, LiCl and BeCl2 LiCl and BeCl2 are soluble in organic solvent। ठीक है ना बेटा? LiCl and BeCl2 are soluble in organic solvent। organic solvent लाइक क्या बेटा? जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, CCl4 ले लो, क्लोरोफॉर्म ले लो, CHCl3 ले लो। अरे ठीक है क्या बेटा? या ईथर ले लो, ROR ले लो, ईथर ले लो, अल्कोहल ले लो। समझ पा रहे क्या बेटा? तो और जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं बेटा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। बेंजीन ले लो, ठीक है, C6H6 ये इसमें ज्यादा सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये कोवैलेंट कंपाउंड है। LiCl and BeCl2 are soluble in organic solvent like CCl4, CaCl3 or ether, alcohol, benzene due to its covalent nature। तो ध्यान में रखना बेटा, जो भी कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड होते हैं बेटा वो पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, ठीक है ना, इसमें ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है ना? अच्छा एक ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, MgBr2 और MgI2 के बारे में लिखा गया। तो MgBr2 जो है बेटा, MgBr2 या हम लोग बात करें MgI2, ये एसीटोन बेटा, आप लोग जानते हैं एसीटोन, ये एसीटोन में सॉल्युबल होता है। एसीटोन में कौन सॉल्युबल होता है बेटा? MgBr2, MgI2 ये एसीटोन में सॉल्युबल होता है। तो MgBr2 एंड MgI2 का एसीटोन में सॉल्युबल होना कहीं ना कहीं इस बात को शो करता है, इस बात का संकेत है या इस बात का सबूत है कि ये क्या है बेटा? एक कोवैलेंट कंपाउंड, या इसमें कोवैलेंट नेचर पाया जाता है। अरे समझ पा रहे क्या? एक लाइन फिर से लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी लिखेंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ MgBr2 एंड MgI2 इन एसीटोन, solubility of MgBr2 and MgI2 in acetone express its covalent nature, expresses its covalent nature, solubility of MgBr2 and MgI2 in acetone expresses its covalent nature, clear बेटा? जी सर। चल ये थोड़ा ध्यान रख। अच्छा नेक्स्ट बेटा ना, अब एक बात सुनना ध्यान से, H2O2 और H2SO4 सुनना बेटा ना, H2O2 और H2SO4 इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, H2O2 और H2SO4 का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बेटा वो वाटर से भी ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट H2O2 का, ठीक है ना, वाटर से ज्यादा होता है या H2SO4 का भी वाटर से ज्यादा होता है, उसके बावजूद भी इसको एक अच्छा सॉल्वेंट नहीं माना जाता। क्यों? ठीक है, क्योंकि वो रिएक्ट कर लेगा। हाँ तो देखेंगे, बताओ मेरे को, पहले लिख लीजिए बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ, क्वेश्चन लिख लिया या स्टेटमेंट लिख लिया बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ क्या बेटा? H2O2 या फिर H2SO4 इज ग्रेटर देन क्या बेटा? H2O। रिपीट करेंगे एक बार हाँ बेटा, सर, एक बार रिपीट करिए। हाँ डाई इलेक्ट्रिक बेटा, यही लिखा, इसी को बोला हूँ,
dielectric constant of H2O2 or H2O4 is greater than H2O, still it is not a good solvent. या इसको सॉल्वेंट के फॉर्म में अपन यूज नहीं कर सकते, ये नहीं करते, still it is not good solvent. Why? ऐसा रुक जाओ, it is not, ऐसा लिखना बेटे, still it is not used as a solvent. It is not used as a solvent, as not used as a solvent. Why? क्यों? सॉल्वेंट की जैसा हम लोग यूज नहीं करते ना, नहीं करते, ये लिखेंगे। सॉल्वेंट अच्छा सॉल्वेंट है लेकिन हम लोग यूज नहीं करते, क्यों? तो चलो, तो बेटा सबसे पहला बेटा आप लोग जानते हो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये समझ पा रहे हो क्या? तो ये एक अच्छा ऑक्सीडेटिव एजेंट है। मतलब समझ लो किसी का हम लोग सॉल्युबल करना चाह रहे हैं, पता चला ये उसको क्या कर दिया बेटा, ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है ना? तो ऑक्सीडाइज कर दिया, इसलिए बेटा वो यूज नहीं करते। तो रीजन नंबर वन इट्स क्या, ऑक्सीडेटिव नेचर, इट्स ऑक्सीडेटिव नेचर, ठीक है बेटा, ऑक्सीडेटिव नेचर। ये क्या रखता है, H2O2 या जो H2SO4 है बेटा, ये ऑक्सीडेटिव नेचर रखता है। दूसरा बेटा जो H2O है, अगर हम H2O2 की बात करें तो H2O2 जो होता है बेटा, ये हाईली अनस्टेबल होता है। मैंने आप लोगों को बताया था ये H2O2 हाईली अनस्टेबल होता है बेटा, ऑक्सीजन के बीच में लीकेज होता है, तुरंत H2O और O2 में टूट जाता है, वो भी बेटा मतलब विस्फोट के साथ, काफी एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है ना? H2O2 जो होता है बेटा ये हाईली अनस्टेबल है और इससे जो डिसोल्यूशन होता है बेटा वो वेरी एक्सप्लोसिव होता है। मतलब H2O2 तुरंत टूट जाता है, इसमें H2O प्लस हाफ O2, H2O प्लस O ऐसा लिखते हैं, जैसे ऑक्सीजन निकल जाता है, ठीक है बेटा? तो इट्स dissolution of H2O2 is explosive, ठीक है ना बेटा? ये तुरंत टूट जाता है इसमें H2O प्लस O में। और नंबर 3 बेटा ये बहुत ज्यादा विस्कस भी होता है, ठीक है ना? H2SO4 या H2O2 जो होते हैं बेटा, H2 मतलब विस्कस होता है, किससे? वाटर से ज्यादा विस्कस होता है। तो H2SO4 मेनली हम H2SO की बात करते हैं, H2SO4 इस उससे क्या दिक्कत है सर? तो बेटा विस्कस, अरे सीधी सी बात है बेटा, जो विस्कस होगा या विस्कस बोल या जो घुल नहीं पाएगा, गाढ़ा होगा बेटा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब ज्यादा, मतलब जो कहने का मतलब है आयंस है बेटा, उनके साथ उनका जो क्या जुड़ाव है, ठीक है, वो क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, क्योंकि वो विस्कस ज्यादा है। समझ पा रहे हो क्या? तो फिर इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा कैसे? अब देखो यार, कहने का मतलब देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है इसलिए क्योंकि वो उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काफी कम करता है। पर इसे एज अ सॉल्वेंट अपन क्यों यूज नहीं करते? अच्छा तीसरा रीजन हटा दो यार, अगर आपको इससे प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको हटा दो। H2SO4 विस्कस होता है बेटा, तो जितनी आसानी से वाटर जो होता है बेटा तुरंत वो उसका हाइड्रेशन करेगा, ये आसानी से नहीं कर पाता, सीधी सी बात। लेकिन वो अलग बात है कि वाटर से ज्यादा दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा उसको कम ये ज्यादा करेगा, ठीक है ना, वाटर के कंपैरिजन में। समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन ये विस्कस है इसलिए बेटा इसको एज अ सॉल्वेंट अपन काम में नहीं लेंगे। क्लियर है क्या? जी सर। मेरे लिए दो प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखो बेटा, उससे हमारा काम हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव नेचर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसका रीजन। तो ये H2SO4 या H2O2 तो बेटा हम लोग, ठीक है ना, एज अ सॉल्वेंट काम में नहीं लेते। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता हूं बेटा, एक क्वेश्चन और। ये सब के सब ना आप लोग का ना जैसे 12th लेवल का जो क्वेश्चन है बेटा वो है, लेकिन ये आपका कांसेप्ट क्लियर करता है। तो एक क्वेश्चन और क्या बेटा, वाटर में कौन कौन से टाइप के जो मैटर है वो सॉल्युबल होते हैं? क्वेश्चन ये है कि वाटर में कौन कौन से टाइप के जो मैटर है वो सॉल्युबल होंगे। विच टाइप ऑफ मैटर या विच टाइप ऑफ कंपाउंड, विच टाइप ऑफ कंपाउंड are which type of compounds are soluble in water? Which type of compounds are soluble in water? तो सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ना, सुनेंगे आंसर। ये क्वेश्चन है बेटा, आंसर क्या?
तो ऐसे कंपाउंड, ये पहले बात करते हैं हम लोग बेटा, दो टाइप के कंपाउंड मेनली देखते हैं आयनिक कंपाउंड और दूसरा कोवैलेंट कंपाउंड। मुझे एक बात बताया बेटा, क्या सारे के सारे आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्या? हम लोग कॉमन जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्या सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं क्या? जिनका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है वो सॉल्युबल होते हैं। नहीं बेटा ध्यान रखना, बेरियम देखो, बेरियम सल्फेट BaSO4 बेटा ये एक आयनिक कंपाउंड है, Ba+2 and SO4 -2, ये आयनिक कंपाउंड, लेकिन ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ये वाटर में क्या होता है बेटा? इनसॉल्युबल। तो क्या मैं ऐसे पूछता हूँ, क्या इनसॉल्युबल इन वाटर, क्या देखो नॉर्मल बात क्या बेटा कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्या सारे के सारे आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्या? नहीं, सारे के सारे आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, कुछ इनसॉल्युबल भी होते हैं। तो सुनेंगे, ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनका हाइड्रेशन एनर्जी, जिनका हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होता है, जिनका बेटा लैटिस एनर्जी क्या, यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेरियम 2+ है, सल्फेट -2 है, ठीक है ना बेटा, दोनों गैसेस स्टेट में थे, तो दोनों आपस में मिलते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे बेरियम सल्फेट के बनने के समय जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, ठीक है ना बेटा। अब हमने क्या किया, बेरियम सल्फेट को वाटर में डाल दिया, बेरियम सल्फेट को हमने वाटर में डाल दिया, तो जब हम लोग वाटर में डालेंगे बेटा, तो अगर वाटर में जब डालेंगे तो उसका क्या होगा? हाइड्रेशन होगा। तो अगर उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उसकी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगा, कोई भी आयनिक कंपाउंड जिसका हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगा, वही कंपाउंड जो होगा बेटा वो वाटर में क्या होगा? सॉल्युबल होगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो बेटा प्लीज ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी पूछे आपसे कि कौन सा आयनिक कंपाउंड या कौन सा आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है, तो ध्यान रखिए जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगा। आयनिक कंपाउंड, तो रीजन नंबर 1, ठीक है ना, which type compounds are soluble in water, सॉरी रीजन नहीं है बेटा, आई एम सॉरी, which type of compounds are soluble in water, तो पहला लिखना बेटा आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जो होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन क्या इन विच, ठीक है ना, ऐसे कंपाउंड इन विच क्या, जिनका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी से, इन विच हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन क्या बेटा? लैटिस। Lattice जिनका energy। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो लैटिस एनर्जी से, वही वाले आयनिक कंपाउंड होंगे बेटा वाटर में सॉल्युबल होंगे, ठीक है क्या? यस सर। अच्छा दूसरा मुझे बताइए, क्या कोवैलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्या? नॉर्मल बात, जो पोलर होते हैं नॉर्मल नहीं होते, वो सॉल्युबल होते हैं। जनरल बात में पूछूंगा, क्या Generally कोवैलेंट नहीं। कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्या? नहीं, नहीं। कोवैलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड जो वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड जो वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड, वही वाले कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल होते हैं। तो प्लीज ध्यान रखना, ठीक है ना। वैसे तो कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं बेटा, कोवैलेंट कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड which form hydrogen bond, those covalent compound which form क्या बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड with water are soluble, which form hydrogen bond with soluble which form hydrogen bond with water are soluble in water, ठीक है बेटा। तो मुझे एक बात बताओ, अमोनिया और फॉस्फेट बेटा दोनों के दोनों कोवैलेंट है, लेकिन अमोनिया वाटर में सॉल्युबल है, फॉस्फेट वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है ना। मतलब मैं कुछ कंपाउंड लिखता हूं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जैसे बेटा अमोनिया हो गया, HF हो गया, ये वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है ना बेटा। अब ठीक है बेटा, HF मत लिखो, ये तो आयंस जनरेट करते हैं, वैसे भी सॉल्युबल है। अमोनिया हो गया, अल्कोहल हो गया, ROH हो गया, ठीक है ना बेटा, ईथर हो गया, ROR, ये भी वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो जितने भी ऐसे कंपाउंड बेटा
जो ये एसिड हो गया RC≡OH, बेटा ईथर कम सॉल्युबल हो गया क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो भी कोवेलेंट कंपाउंड, ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं बेटा, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो लाइक NH3, ROH, अल्कोहल, ईथर, एसिड, ये सब जो है बेटा हाइड्रोजन के वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए सब क्या है, वाटर में सॉल्युबल। क्लियर है? सर एक डाउट आ रहा था। हाँ बोलो। सर NH3 वाटर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बना लेगा? मुझे लग रहा था शायद। बेटा तो बनाता है ना, तो क्या दिक्कत है? तो अरे बनाएगा ना तो क्या दिक्कत है? NH3 फिर तो वो डिसोसिएट हो जाएगा NH4+ नहीं, तो आयनिक रिएक्शन डिसोसिएट, बेटा ये आयंस का जनरेशन हो गया, डिसोसिएशन हो गया, मतलब आयंस का जनरेशन हो गया ना भैया। हाँ। HF भी वही है बेटा, HF तो वैसे भी करता है, मैं HF को इसलिए मतलब ये HF भी वही कर रहा है, HF, NH3, अल्कोहल, ठीक है ना, ईथर, ये सब के सब क्या है बेटा, वाटर में सॉल्युबल। अमोनिया क्या कर दिया, NH3 को वाटर में डाल दिया, तो क्या बना ले, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4+OH-। अरे आयन जनरेट किया ही ना, ठीक है। तो ये जो है जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड है बेटा, जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, वो सबके सब क्या है बेटा, वाटर में सॉल्युबल है। मतलब अगर पानी को हम उड़ा दे तो हमें वापस अमोनिया मिल जाएगा क्या? हाँ, पानी निकाल दो, अमोनिया वापस मिल जाएगा आपको, ठीक है बेटा। चलो तो नॉर्मल, तो पहले तो बात नॉर्मल बात बेटा कि सिंपल बात, ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनका हाइड्रोजन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, जिसका हाइड्रोजन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, वही क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होंगे। मतलब सारे के सारे आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते। क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ध्यान में रखना। क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, देखो जैसे पहले तो मैं लिख लेता हूं कंक्लूजन क्या बेटा, फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, फॉर सॉल्युबिलिटी, कंक्लूजन क्या है, सिंपल सा, बार बार उसी को देखो बेटा तो याद रह जाता है। फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी के लिए ध्यान रखना क्या कंडीशन है बेटा, हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए लैटिस एनर्जी। अरे क्लियर है क्या सर? वो ऊपर क्या लिखे हैं आप, कंक्लूजन है क्या? कंक्लूजन। अरे ठीक है ना बेटा। अब देखो यार, ऐसा क्यों होता है आपको पता है ना, लैटिस एनर्जी में बेटा, लैटिस एनर्जी में क्या है, चार्ज अपोजिट आयन है, और अपोजिट आयन के बीच में जैसे NaCl है, अपोजिट आयन बेटा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो और बेटा हाइड्रोजन एनर्जी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या बन जाता है बेटा, आयन डाइपोल। अरे समझ पा रहे हो क्या? हाँ। मतलब आयन डाइपोल मतलब जैसे कि NaCl में तो Na+ एंड H2 के बीच में है, या फिर या बोल दो बेटा क्या, Cl- एंड H2 ये है। तो अगर ये वाला अट्रैक्शन फोर्स इससे ज्यादा है, जब मैं बोल दूं कि हाइड्रोजन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, इसका मतलब है कि वाटर में वो सॉल्युबल है। समझ में आ रहा है सबको बेटा? तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं ना, मैं पूछता हूं कि NaCl वाटर में सॉल्युबल क्यों है? रीजन है कि उसका हाइड्रोजन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा। ये आंसर जाएगा, चार ऑप्शन में देखना कहां पे ये लिखा हुआ है। क्या मैं बोलूं बेटा Na2SO4, फिर से कोई भी आयनिक कंपाउंड लिख लेंगे बेटा, Na2SO4 is soluble in water. Why? Because क्या बेटा, Its hydration energy is more because than its lactic hydrogen energy is greater than lactic energy. एक क्वेश्चन और बेटा, एक क्वेश्चन और, क्या कि BaSO4 बेरियम सल्फेट जो होता है ये इनसॉल्युबल है, इज इनसॉल्युबल इन व्हाट? रीजन क्या बेटा, उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, इसकी हाइड्रोजन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम होती है। मतलब बेटा मैं ऐसे He और Le दोनों जैसा है, इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है हाइड्रोजन एनर्जी से, इसी वजह से बेटा बेरियम जो सल्फेट है वो वाटर में इनसॉल्युबल है। समझ पा रहे हैं क्या? तो क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि बेरियम सल्फेट एक आयनिक कंपाउंड है, लेकिन आयनिक कंपाउंड होते हुए भी वाटर में इनसॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। बेटा आपको पता है
बेरियम सल्फेट ना एक पॉइजन है, पता है क्या? इसका पॉइजनस नेचर होता है बेरियम सल्फेट का, ठीक है? हाँ, पर वो हाँ पढ़ते भी तो है रोजनमन में। हाँ पॉइजन पॉइजन वाला। वो डिफरेंट टाइप से पॉइजन भी बोला गया था, वो रिएक्टिविटी को कम करता है उस टाइप से भी बोला, लेकिन है एक्चुअली में पॉइजन ही है। ठीक है बेटा, मेरी बात सुनिए, सही बात है। वहां पे पॉइजनस इफेक्ट के फॉर्म में बताया गया था, लेकिन मेरी बात सुनिए बेटा, बेरियम सल्फेट जो है ना एक पॉइजन है, लेकिन इसके बावजूद भी ना बेटा, कई बार आप लोग तो आगे चल के जब आप लोग मेडिकल जब जाओगे बेटा तो आप लोग इसको पढ़ोगे। हम लोग ने बेरियम मिल्क कोई सुना है क्या? बेरियम मिल्क, बेरियम सल्फेट का जो यूज है ना बेटा, वो बेरियम मिल्क के फॉर्म में अपन करते हैं। बेरियम मिल्क क्या होता है मेरा आपको समझाता हूं, ठीक है? देखो खा लेते हैं क्या बेरियम सल्फेट को? बेटा जैसे ना, सुने मेरी बात, ये आप लोग को ये बायोलॉजी का पार्ट है, ये आपको राज सर ये इनसे कभी पूछना कि सर बेरियम सल्फेट का यूज बेरियम मिल्क में करती है, बेरियम मिल्क होता क्या है, राज सर से पूछना तो वो आप बहुत बेहतर समझा पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे बेटा आपका इसोफेगस है, स्टमक है, ठीक है ना, वहां पे कहीं पे मतलब ब्लॉक हो गया है या कोई अल्सर है, कुछ पता लगाना है, एक्सरे इमेज अगर लेना है, समझ पा रहे हो ना कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो उसके लिए बेटा हम लोग बेरियम सल्फेट का बेरियम मिल्क की तरह यूज करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग बेरियम सल्फेट का, अब सुनो मतलब ये तो नया आपका एक कॉन्सेप्ट आ गया सर, बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं। अभी तो बोला पॉइजन है, तो पॉइजन है तो उसको क्यों यूज करते हैं? वो तो पॉइजनस इफेक्ट शो करेगा। बेटा बेरियम सल्फेट पॉइजन है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बॉडी में पॉइजनस इफेक्ट शो नहीं करता। क्यों शो नहीं करता बताओ? बेरियम सल्फेट पॉइजन होते हुए भी हमारी बॉडी इनसॉल्युबल है वाटर में। क्यों? क्योंकि वाटर में इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल है, मिक्स नहीं होगा हमारी इनसॉल्युबल बॉडी होता में। है, ठीक है ना बेटा? तो इसका इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा है, तो अब जैसे इसको लिए वैसे ही ये बाहर निकल जाएगा। निकल जाता है। तो फिर पॉइजनस क्यों बोलते हैं? हाँ, पॉइजनस इफेक्ट शो नहीं करता। तो सुनेंगे मेरी फिर बात। इससे पॉइजनस नहीं बोलना चाहिए। क्या बेटा? फिर इससे पॉइजनस नहीं बोलना चाहिए। साथ नहीं है ना, बाकियों के साथ तो है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, बाकी जीवों को मार देते हैं। मेरी बात सुनो बेटा, वो ना आप छोड़ो उसको, सुनिए। तो इसका ये पॉइजनस इफेक्ट शो करता है, ये मतलब सॉरी, ये पॉइजन होते हुए भी, ठीक है ना, ये हमारी बॉडी को हार्म नहीं करता, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो सुनिए मेरी बात सुनिए, क्या कि तो हम इसको बेरियम मिल्क के फॉर्म में भी अपन यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि नहीं, इसका जो स्कैटरिंग कैपेसिटी ना बहुत ज्यादा होता है। मतलब जब अपन इसको ना बेटा क्या करते हैं, बेरियम मिल्क हम क्या करते हैं, जैसे हमको वो देखना है कि प्रॉब्लम तो नहीं है अपने इसोफेगस में, स्टमक में कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये बेरियम सल्फेट का जो लिक्विड सॉल्यूशन है ना, उसको हम लोग पी लेते हैं, पिला दिया जाता है, ठीक है ना। और जैसे ही पिला दिया जाता है बेटा, तो वो जहां जिस पाथवे से जो गया होता है ना, तो वहां पे जब हम लोग एक्सरे जब डालते हैं, तो इसका बेरियम सल्फेट का जो स्कैटरिंग कैपेसिटी है, स्कैटरिंग पावर है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पर एक्सरे का ना इमेज क्लियर होता है कि अगर कहीं पे ब्लॉकेज है तो बेरियम सल्फेट वहां पे रुक जाएगा, मेरी बात समझ, वहां से आगे नहीं बढ़ पाएगा। अरे या फिर जिस भी पाथवे से गया होगा, तो उसका जब हम लोग एक्सरे इमेज लेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि बेरियम सल्फेट जो यहाँ से इधर गया है, इधर से यहाँ पे गया है, तो कहाँ पे ब्लॉकेज है, कहाँ पे ब्लॉकेज नहीं है, या कहाँ पे अल्सर है, वो सारी चीजें आपको क्लियर दिखाई देती है। तो बेरियम सल्फेट का स्कैटरिंग कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से इसको बेरियम मिल्क में अपन काम में लेते हैं, यूज में लेते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रहे हो क्या? हमारे काम की बात तो अभी इतना ही है, हमारे काम की बात इतना है कि बेरियम सल्फेट जो होता है वो वाटर में क्या होता है? इनसॉल्युबल। क्यों इनसॉल्युबल होता है? क्योंकि इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होती है हाइड्रेशन एनर्जी से। कहानी खत्म। बात सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो सुनेंगे बेटा, अब मैं आप लोगों को ना कुछ सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर बताने जा रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। ये ऑर्डर पूछा जाता है, ठीक है ना, कुछ और इसमें स्टैंडर्ड जो ऑर्डर है वो हमेशा पूछा जाता है। स्टैंडर्ड जो ऑर्डर बेटा वो हमेशा पूछा जाता है, थोड़ा सा इसको आप लोग याद रखना। चलो लिखेंगे बेटा, स्टार्ट करें क्या? यस सर। सुनेंगे मेरी बात। यहाँ पर जो ट्रेंड है ना बेटा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, सॉल्युबिलिटी का जो ट्रेंड है थोड़ा ऊपर नीचे होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन मेरी बातें आप थोड़ा ध्यान में रखोगे ना, उतने से हमारा काम हो जाएगा। बेटा इसको आप लोग हमेशा याद रखना कि बेरियम सल्फेट, ये हमेशा याद रखोगे क्या, बेरियम सल्फेट जो होता है वो वाटर में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। वाटर में क्या होता है? इनसॉल्युबल। चलो बेटा अब सुनेंगे ना, अब मैं आप लोग को इस सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताता हूँ।
ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, चलिए तो पहले बेटा एक पॉइंट लिखेंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सेकेंड ए, ये वेरिएंट है बेटा, सेकेंड ए का एलिमेंट है, लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सेकेंड ए कंपाउंड, solubility of second A compound having large anion। सल्फेट जो है बेटा ये लार्ज एनायन, सल्फेट जो क्या है बेटा ये लार्ज एनायन। अरे समझ पा रहे हैं क्या? जैसे ये कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट है, सल्फेट है, ये पॉलीएटॉमिक जो एटम है ना, ठीक है ना, जैसे ये कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब के सब क्या है बेटा लार्ज एनायन। ये सब के सब क्या है लार्ज एनायन। लार्ज एनायन। बेटा मैं देखो फिर से ना यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पर ट्रेंड जो है ऊपर नीचे होता है, जो चीजें स्टैंडर्ड है मैं आप लोग को याद करा रहा हूँ, तो कम से कम उतने को याद कर लेना। क्लियर है क्या बेटा? जी सर। मतलब समझ के याद कर लेंगे बेटा, मतलब रटना नहीं पड़ेगा, समझ के याद हो जाएगा। तो क्या लिखा बेटा, solubility of second A compound having large anion decreases in a group, बहुत टेस्टी बने। सर रिपीट करेंगे क्या एक बार? बेटा लिख देता हूं मैं, solubility of second A compound having large anion, दो लार्ज एनायन रखे अपने पास। लार्ज एनायन कौन कौन से बेटा, क्या लिख लेना, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ठीक है ना बेटा? अरे हाँ ना बोलो भाई, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, मिलिए, ठीक है ना। डिक्रीजेस इन अ ग्रुप, मतलब इनकी जो सॉल्युबिलिटी है ना वो ग्रुप में क्या होती है बेटा, हम लोग जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस, ठीक है बेटा, इन ग्रुप, बिकॉज बेटा अब मुझे बताना ना रीजन बेटा, बिकॉज अब आपको रीजन बताना है। बिकॉज सुनिए ध्यान से ना, बिकॉज यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ बेटा सेकेंड ए कंपाउंड, जैसे मैंने ले लिया बेरियम, बेरियम का सल्फेट लेता हूँ बेटा BeSO4 MgSO4, ठीक है क्या? फिर क्या बेटा CaSO4 SrSO4 या BaSO4। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताना बेटा, बेरियम सल्फेट जो होते हैं ये सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल वाटर में? इनसॉल्युबल। इसका मतलब है कि मैं कॉमन, देखना बेटा मैं याद करा रहा हूँ ना आपको, हमेशा बेरियम सल्फेट को याद रखना है, बेरियम सल्फेट को हमेशा याद रखना कि बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है। मतलब बेटा अगर हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होते जा रही है, कम होती जा रही है। तो पहले देखना बेटा, रिजल्ट पहले याद हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको रटा हुआ है कि बेरियम सल्फेट, बेटा मैंने इतना सब कुछ क्यों बताया, बेरियम मिल के बारे में क्यों बताया, ये पॉइजन इफेक्ट शो करता, पॉइजन होते हुए भी पॉइजन इफेक्ट शो नहीं करता, इसके बारे में मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको याद हो जाए कि बेरियम सल्फेट क्या होता है, इनसॉल्युबल। समझ में आ रही बात बेटा? हाँ। तो अगर ये इनसॉल्युबल है, तो अगर मैंने आपको ये ट्रेंड दे दिया कि इसमें आप सॉल्युबिलिटी के बारे में बताओ, तो आपको मालूम है सर ये इनसॉल्युबल अगर है, कहने का मतलब इधर से इधर जाने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो रही बेटा, कम होती जा रही है, मतलब सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है। और इतना कम हो जाता है बेरियम सल्फेट का कि बेटा ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता बेटा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड में भी सॉल्युबल नहीं होता, इसको सॉल्युबल करने के लिए हमको एक्वारेजिया देना पड़ता है। समझ पा रहे हो क्या? एक्वारेजिया, आगे बढ़ेंगे, एक्वारेजिया क्या होता है, ठीक है बेटा? मतलब इतना ज्यादा गरम करने पे भी सॉल्युबल नहीं होता है। क्या पानी को थोड़ा गरम कर देंगे, बॉईल कर देंगे, नहीं, ठीक है ना, मतलब ये इतना ज्यादा इनसॉल्युबल है कि बेटा किसी में भी सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग मतलब एक्वारेजिया तो जानते हो ना, जानते हो कि किसी ने पढ़ा है क्या? ऐसे जानते हैं क्या होता है? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है। क्या बोला बेटा? HNO3 और HCl का कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर। हां 1:3 के रेशियो, 1:3 रेशियो, ठीक है ना। ये एक्वारेजिया है,
ठीक है ना बेटा, इसमें जाके ये सॉल्युबल होता है। तो चलो सुनिए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, एक पर और क्या क्या किस किस चीज के लिए यूज करते हैं। तो देखो, तो ये इस इधर इधर जा रहे हैं, तो आपको पहले ही याद है बेटा कि बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग ग्रुप में जब जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। आप लोग ऐसे ही याद हो जाएगा बेटा, अरे याद हो जाएगा, हो जाएगा सर। अब सुनिए, तो वाई पूछ दिया, वाई। तो मेरी बात सुनना, एक बात सुनना बेटा, हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में पूछता हूँ, लैटिस एनर्जी के बारे में पूछता हूँ। सुनना, इधर से इधर जाते हैं तो मुझे बताओ हाइड्रोजन एनर्जी के साथ क्या हो रहा है? कम होते जाते हैं। एन आयन जो है सब में कॉमन है, कम हो रही है सर, है ना। अच्छा रुक जाओ, पहले लैटिस एनर्जी पूछता हूँ, लैटिस बेटा इधर से इधर लैटिस एनर्जी के साथ क्या हो रहा है? एन आयन सब में कॉमन है, और जो के आयन है उसकी साइज बढ़ती जा रही है। तो साइज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी लैटिस एनर्जी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। अरे कम होते जाएगा ना बेटा। हाँ अरे साइज बढ़ रहा है, लैटिस एनर्जी कम होगा। हाँ, तो साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लैटिस एनर्जी कम होगी। बेटा मुझे बताओ हाइड्रोजन एनर्जी के साथ क्या हो रहा है? वो भी कम होगा। वो भी कम हो रहा है, हाँ। ठीक है। तो क्या, तो बेटा देखो लेफ्ट राइट जाते हैं तो हाइड्रोजन एनर्जी भी कम होता है, लैटिस एनर्जी भी कम होता है, ठीक है ना। लेकिन सॉल्युबिलिटी कम हो रही, इसका रीजन क्या दे? तो ध्यान रखना बेटा, हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा कम होता है, हाँ लैटिस एनर्जी कम। बेटा हाइड्रेशन जब हम लोग लेफ्ट, तो बस आपको ना ये रीजन खुद ब खुद पता चल जाएगा जब आपको रिजल्ट मालूम चल जाएगा। आपको रिजल्ट याद रखना है, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा बेटा। और याद करने के मैं पहले बता दिया हूँ कि बेरियम सल्फेट जो है ये हाईली इनसॉल्युबल है। इसका मतलब है कि इधर से इधर जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। सॉल्युबिलिटी कम हो रही है तो बेटा अब कॉमन अगर सोचिए कि रीजन क्या जाना चाहिए आपको, नॉर्मल देखो तो हाइड्रोजन एनर्जी भी कम हो रही है, लैटिस एनर्जी भी कम हो रही है, तो आप बोलेंगे सर किसी एक, बेटा किसको हम लोग को ज्यादा रखना है? लैटिस एनर्जी। इधर से इधर जा लैटिस एनर्जी धीरे धीरे क्या होने जा रही है? बढ़ती जा रही है हाइड्रोजन एनर्जी से। आप ये बोल सकते हो ना, अरे बेरियम सल्फेट को लेके बोल सकते हो ना, बेरियम सल्फेट वाटर के सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी ज्यादा है इसके हाइड्रोजन एनर्जी। बेटा आप ध्यान रखना, तो ये बोलना कि टॉप टू बॉटम, क्वेश्चन अगर आ गया कि टॉप टू बॉटम जब जाते हैं सेकेंड ए कंपाउंड में तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, क्यों? तो आप बोलना कि सर इसमें हाइड्रोजन एनर्जी बहुत तेजी से या बहुत फास्ट क्या होती है? डिक्रीज होती है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। दोनों के दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों के दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन एनर्जी बहुत फास्ट, वेरी रैपिडली, ये बहुत फास्ट वेरी रैपिडली क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। बात समझा पा रहा हूं बेटा? हाँ सर। हाँ ना बोलो भाई। तो ध्यान देखो ऑप्शन मिलता है, देखो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको ना। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, ऑप्शन नंबर 1। इस ऑप्शन नंबर 1 लैटिस एनर्जी बढ़ती है, हाइड्रोजन एनर्जी कम होती है। क्या सही है क्या? गलत, ठीक है ना। हाइड्रोजन एनर्जी बढ़ती है, लैटिस एनर्जी कम होती है। सही है क्या? गलत। हाइड्रोजन एनर्जी कम होती है, लैटिस एनर्जी भी कम होती है, लेकिन हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा कम होती है, ये बहुत वेरी रैपिडली कम होती है, लैटिस एनर्जी स्लाइटली कम होती जाती है। तब अब क्या है आंसर? सही है। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। अरे क्लियर है ना? हर चीज को बेटा मैं लैंग्वेज में लिखाऊंगा ना, आपको ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? देखो दोनों में हाइड्रोजन एनर्जी कम हो रही है, हाइड्रोजन एनर्जी लैटिस एनर्जी ये दोनों के दोनों इधर से इधर जा रहे कम हो रही है। आपको रिजल्ट मालूम है कि सर सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो सॉल्युबिलिटी कम होती है तो कौन रैपिडली कम होगा बेटा? तो हाइड्रोजन एनर्जी रैपिडली कम होगी, लैटिस एनर्जी स्लाइटली धीरे धीरे कम होती जाएगी। कम होगी ये भी, लेकिन धीरे, इसके कंपैरिजन में स्लाइटली धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो हाइड्रोजन एनर्जी बहुत तेजी से गिर रही है, इसलिए सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो जो कहानी सल्फेट की बेटा, वही कहानी इसके सेकंड ए के कार्बोनेट की या फॉस्फेट की भी। एक साथ लिख देता हूँ, एक साथ लिख बेटा। अगर इसके सेकंड ए की बात, अभी सेकंड ए का कर रहा हूँ ना, बाद में किसका कर रहा हूँ? सेकंड ए का। BeCa3 ले लो, CaCa3 ले लो, सॉरी FgCO3 ले लो, FgCO3 या CaCO3 या SrCO3 या BaCO3। अगेन बेटा हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। ये यहाँ पर हमने क्वेश्चन जैसा लिखा है इसमें लेफ्ट टू राइट जैसे मूव कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी अगेन क्या होती जा रही है बेटा? डिक्रीज होती जा रही है। सॉल्युबिलिटी क्या होती जा रही है? यहाँ पर क्वेश्चन है इसकी सॉल्युबिलिटी, हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो होती है बेटा इनकी ज्यादा है,
फिर इसकी ज्यादा है, फिर इसकी ज्यादा है, फिर इसकी ज्यादा है। इसमें फिर इसकी सबसे कम सॉल्युबल, ये कब सबसे लेस सॉल्युबल होता है बेटा, फिर इसमें भी ये सबसे कम सॉल्युबल है, ये बहुत हाईली इनसॉल्युबल होता है वाटर में। तो रीजन क्या बेटा? अरे BaSO4 याद रहोगे तो ये भी याद हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा ना बेटा? हाँ, ध्यान में रखना, ये अगर इनसॉल्युबल है तो लार्ज एनाइन ये है, तो लार्ज एनाइन ये भी है। तो BaSO4 अगर इनसॉल्युबल है या लेस सॉल्युबल है तो BaSO3 भी लेस सॉल्युबल होगा। तो सॉल्युबिलिटी जब इसकी कम है, कहने का मतलब इधर से जब जाए तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही। तो अब याद रहेगा नहीं रहेगा कि सल्फेट या कार्बोनेट, अगर हम लोग सेकेंड ए कंपाउंड के सल्फेट है या कार्बोनेट है, इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, ज्यादा होती है? तो तुरंत याद आना चाहिए। सेकेंड ए बोला मतलब सर BaSO4 तो पढ़ाए थे, BaSO4 इनसॉल्युबल होता है, इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। रिजल्ट याद हो गया बेटा? अरे रिजल्ट याद हो जाएगी। अब क्यों होती है? तो हाइड्रोजन एनर्जी लेकिन दोनों कम होती है, लेकिन हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा जल्दी कम होगी। हाँ, आपको ये तो पता है कि कब सॉल्युबिलिटी कम होती है या सॉल्युबल इनसॉल्युबल कब होता है? तो लैटिस एनर्जी को ज्यादा होना चाहिए हाइड्रोजन एनर्जी से, लेकिन दोनों डिक्रीज हो रही है। तो दोनों डिक्रीज हो रही है, तो कौन ज्यादा डिक्रीज हो रही है? हाइड्रोजन एनर्जी। अरे समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ये स्टैंडर्ड बेटा, ये बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है बच्चों? यस। चलिए एक सेकंड ना, चल तो ये कहानी बेटा। नेक्स्ट अगर मैं अब सुनना, मैं कुछ दूसरे कंपाउंड के बारे में बात करता हूं ना अभी। ऐसा मैं कुछ और कंपाउंड देता हूं बेटा, जैसे मैं देता हूं आप लोग को अब यहाँ पर NaCl, MgCl2 और AlCl3, इसके बारे में आपसे सॉल्युबिलिटी। बेटा मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं तो पूछे जाते हैं ना, जो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, मैं ऐसा क्वेश्चन आपको सामने दे रहा हूं, एटलीस्ट इतना भी कर लेंगे तो काम हो जाएगा। NaCl, MgCl2, AlCl3, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। आपका क्या कहना है बेटा कि किसकी? बेटा देखो अगर कुछ भी ना बोले, ठीक है ना, तो हम क्या सॉल्युबिलिटी हम किसमें देख रहे हैं? इन H2O बेटा। और इसी के लिए ही पूछता है, कभी भी सॉल्युबिलिटी पूछता है तो वाटर के लिए ही पूछता है, यही यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और वाटर क्या होता है बेटा? अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर। तो वाटर के रिस्पेक्ट में आपसे पूछेगा सॉल्युबिलिटी जो है। मुझे बताओ सॉल्युबिलिटी वाटर क्या होगा? NaCl, MgCl2, AlCl3, आप क्या बोलोगे? लॉजिकली देखा जाए तो लग रहा है सर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी कम होगा। हाँ, रीजन क्या बेटा? रियलिटी में कम होता है सर। बढ़ेगा। बढ़ेगा सर लैटिस एनर्जी कम हो जाए, लेकिन कम होता है बेटा। अब सुनो मेरी बात यार, देखो यार, हम लोग ये सब बातें कब करेंगे जब आयनिक कंपाउंड होता। ये तो कोवैलेंट कंपाउंड है, यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर पोलराइजेशन। अच्छा हाँ बेटा इधर तो सिंपल सी बात, इधर से इधर जा रहे हैं सर, कोवैलेंट नेचर इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी इनवर्टेड डिक्रीजेस हो रही है। अरे सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ ध्यान में रखेंगे इसको ना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एक बार फिर से बेटा, AgF, AgCl, AgBr, AgI, कुछ ऐसा अगर आपको डी ब्लॉक कंपाउंड लिखिए बेटा, तो इसमें तो ऐसे भी कोवैलेंट नेचर होते हैं। तो फिर से अगेन बेटा आपको नॉर्मल सीधा इधर से देखो क्या हो रहा है बेटा, मुझे बताएंगे ना। इसमें आपको देखो, इसमें ये कुछ ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें जो रिजल्ट है वो आपको इसके नेचर देख के समझ में आ जाएगा। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो कोवैलेंट नेचर बढ़ रहा है, तो कोवैलेंट नेचर बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। मतलब आपको पहले रिजल्ट याद नहीं रखना, वहां पे आपको पहले रिजल्ट याद रखना था, ठीक है ना। और रिजल्ट याद करके रीजन याद हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पर बेटा इसमें देखो AgF, AgCl, AgBr, AgI क्या हो रहा है बेटा? A9 साइज ऑफ A9 बढ़ रहा है, साइज ऑफ A9 बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कोवैलेंट कम हो रहा है। अरे नेचर इंक्रीजेस, कोवैलेंट नेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? इंक्रीजेस, कोवैलेंट नेचर बढ़ रहा है। अरे कोवैलेंट नेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है भाई? हाँ सर बढ़ रहा है। तो ठीक है ना, A9 तो कोवैलेंट नेचर जब बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जा रही है? कम हो रहा है। जा रही है।
ठीक है, प्लीज ध्यान रखना बेटा, जो स्टैंडर्ड है एटलीस्ट पहले उसको तो याद ही रख लेना बेटा। इसमें बहुत सारे, मैं आपको ना इतने सारे ट्रेंड लिखा सकता हूँ, सर आप इसको बता दो, सर आप उसको बता दो, सर आप उसको बता दो, सबका हम लोग देख लेंगे, लेकिन बेटा सब काम नहीं आएगा, सबके चक्कर पड़ेंगे तो कुछ भी काम नहीं आएगा। जितना बता रहा हूँ एटलीस्ट उतना कर ले, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी, और आसान हो जाएगी बेटा, और आप कोई क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं, क्योंकि यहीं से आ रहा है। समझ पा रहे हो क्या? चलिए, और सर ये जीएफ वाला बताइए ना, कोवेलेंट नेचर। किसका? इसका? हाँ सर, इसमें कोवेलेंट नेचर। बेटा मुझे एक बात बताओ, देखो सबसे पहले ये ऊपर में डाल दूं? हाँ सर, ऊपर डाल। बेटा एक बात मुझे बताओ, अगेन याद दिलाता हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में इसी को हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है ना, पोलराइजेशन, फजान्स रूल, ठीक है ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ बेटा, कोवेलेंट नेचर हम लोग कैसे देखते हैं? पोलराइजेशन से। हाँ, पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन किस बात पे डिपेंड करता है बेटा? चार्ज बाय साइज। चार्ज अपॉन साइज, चार्ज अपॉन साइज, मतलब बेटा साइज ऑफ क्या? चार्ज अपॉन साइज ऑफ आयन। अरे केटायन बेटा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, दिख रहा है उधर? नहीं दिखेगा बेटा। पोलराइजेशन जो होता है ना, पोलराइजेशन के ध्यान रखना, पोलराइजेशन के लिए केटायन की साइज स्मॉल होनी चाहिए, एनायन की साइज लार्ज होना चाहिए। यस सर, आगे बेटा। पोलराइजेशन लैटिस एनर्जी नहीं बोल रहा हूँ, लैटिस एनर्जी के लिए लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो चार्ज अपॉन साइज होता है ना, चार्ज अपॉन साइज, ये जो साइज है ये साइज ऑफ आयन होता है, चाहे वो केटायन हो चाहे वो एनायन हो, लैटिस एनर्जी के लिए। मैं लैटिस एनर्जी नहीं पूछ रहा हूं, मैं पोलराइजेशन पूछ रहा हूं। पोलराइजेशन में पोलराइजेशन जो होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। तो पोलराइजेशन के लिए या कोवेलेंट नेचर के लिए एनायन की साइज ज्यादा होनी चाहिए और केटायन की साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल। तो चलो नॉर्मल बात देखिए बेटा, यहाँ पर देखो ये Ag तो सब में कॉमन है, केटायन कॉमन है, लेकिन एनायन की साइज क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। एनायन की साइज बढ़ती जा रही है तो पोलराइजेशन बढ़ते जा रहा है, पोलराइजेशन बढ़ते जा रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर या कोवेलेंट नेचर बढ़ते जा रहा है, और कोवेलेंट नेचर बढ़ते जा रहा है तो सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है। सर वहाँ पर कुछ लिखा है, क्या कट रहा है? जी सर। सर साइज ऑफ एनायन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ केटायन। हाँ, इधर नहीं लिखा था बेटा, इधर मैं नहीं लिखा हूँ, यहाँ पर साइज ऑफ एनायन, वो चार्ज को छोड़ दिया मैंने, चार्ज को हटा के, चार्ज बेटा चार्ज तो वैसे भी जानते हो ना, ये ऐसा Fe+2 Fe+3, चार्ज ज्यादा तो केटायन की साइज कम, हाँ। है ना, तो चार्ज मैंने हटा दिया, इसकी चार्ज ज्यादा है तो केटायन की साइज कम है। तो अब यहाँ पे लिख ही दिया हूँ साइज ऑफ केटायन, तो चार्ज को हटा दिया, तो पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन अपॉन साइज ऑफ केटायन। बेटा सबको समझा तो पा रहा हूँ मैं? सर आ रहा है यस बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेंगे यार, हमारे पास समय है, हमारे पास अभी समय है ना। एक सेकंड थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ मैं। हम कहाँ थे? हाँ, हम यहाँ थे, हमने ये देखा था कि इधर से इधर जा रहे हैं तो कोवेलेंट नेचर बढ़ रहा है, जब कोवेलेंट नेचर बढ़े तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो इस क्वेश्चन से आप ये क्वेश्चन भी याद कर लें, इसको भी आपको याद करना ही होगा। तो बस थोड़ा सा याद रखें, यहाँ पे Ag था, Ag की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया, Ag+1 है, हमने Na+1 ले लिया। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कम होती है ना, तो यहाँ पे इसका उल्टा होगा, थोड़ा सा याद रखें। तो यहाँ पे उल्टा होगा, तो जब इधर से इधर जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना बेटा। और सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, इसका रीजन क्या होगा? ये तो आयनिक कंपाउंड है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड के लिए हमको मालूम है कि आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी के लिए हमको पता है एडिशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो दोनों ही कम हो रहा है, एडिशन एनर्जी भी कम हो रहा है, लैटिस एनर्जी भी कम हो रहा है, तो हमको रीजन कैसे बताना है बेटा कि दोनों कम हो रहा है, लेकिन हो सकता है लैटिस एनर्जी बहुत तेजी से कम हो रहा होगा, इसकी वजह से एडिशन एनर्जी जो है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी जो है बेटा ज्यादा है। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। हाँ, तो बस वही कहानी है। तो बेटा ये स्टेटमेंट के फॉर्म में ना ज्यादातर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आज के इतना ही, कम से कम जितना बताया बेटा, जितना बताया बेरियम सल्फेट जो लार्ज एनायन इसके बारे में, ठीक है ना, और इनके बारे में इतना तो कम से कम अभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्लास में कुछ चीजें मैं और भी बताऊंगा, ठीक है ना, लेकिन काम की चीज जो पूछा जाता है बेटा इतना ही है।
एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा। तो अभी इतना को ही याद रखें, ज्यादा खाओगे तो फिर से भूल जाओगे। अरे क्लियर है क्या? जी Yes, सर। sir. तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे, ठीक है बच्चों? हाँ जी। यस सर। Thank you, sir. यहाँ पे किसी को कोई Yes, sir. प्रॉब्लम है? सर।